नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अभी अपना 10 दिसंबर को AIB 18 एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी आंसर की, जैसा आप सबको पता है, कल दिन में AIB वालों ने डाल दिए, अपलोड कर दिए। तो आप अपने आंसर्स चेक कर लेना कि भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऑफिशियली अपना जो आपको जो एक डुप्लीकेट कॉपी मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैच करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन क्वेश्चन पेपर में तो सही मार्क कर देते हैं लेकिन OMR शीट पे गलती हो जाती है। तो आपके जो फाइनल मार्क्स आएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे जो आप वहाँ पे मार्क करके आए हो। इस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम, देखिए, जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट देखी है मेरी प्रीवियस ईयर वाली AIB की, उनका सबका क्लियर हो गया आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और बहुत आसानी से आप देखोगे कि सारे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आए हैं। मोस्टली 70 to 80% क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखे थे तो आसानी से कर लोगे आप। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन हर साल थोड़े से अटपटे आएंगे ही आएंगे। अपन को उन क्वेश्चंस को शुरुआत में नहीं छेड़ना है, फर्स्ट हाफ में नहीं छेड़ना है, क्योंकि भाई हमें तो कट ऑफ क्लियर करनी है, 45 मार्क्स लाने हैं बस। तो जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को छेड़ा है शुरुआत में, उनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो पैनिक हो गए और उनके जो आसान क्वेश्चन थे वो रह गए। सिंपल सी बात ये थी। और जो बच्चे मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, 1 डेढ़ महीने पहले से जुड़े हुए हैं, उनके भाई 90+ भी आ सकते थे, ऐसा पेपर करने लायक था। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। जो बच्चों का एनालिसिस मिला है, मेरे को फीडबैक मिला है, मैंने पेपर देखा है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका थोड़ा अच्छा था इस बार। जो कॉन्स्टिट्यूशन का लेवल था ना वो अच्छा पूछ रखा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को परेशानी हुई है। 10 में से आप देखोगे तो 6 से लेकर 7 क्वेश्चन बड़े खतरनाक, मतलब इतनी आसानी से आप ढूंढ नहीं पाओगे, थोड़ा सा अटपटे थे और बिल्कुल नए पैटर्न पे थे, मतलब प्रीवियस ईयर में रिपीट नहीं हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम कि हाँ भाई AIB वालों ने अच्छा काम किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नहीं कि बस पुराने क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, IPC की बात करें तो देखा, IPC आसान था, सारे क्वेश्चन डुएबल थे, तो इसीलिए मैंने उसको रखा है सबसे आसान वाली कैटेगरी में। रेड वाले थोड़े से सबसे हार्ड वाले हैं, और आपका जो ऑरेंज कलर वाले सब्जेक्ट तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो वो मैंने रखे मीडियम कैटेगरी के, कि थोड़ा सा एफर्ट डाल लेते आप तो आपको आंसर मिल जाते। और ग्रीन वाले सारे वो सब्जेक्ट है कि फर्स्ट एफर्ट में ही, यानी फर्स्ट हाफ में ही, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी 1.5 घंटे के अंदर, जो एग्जाम का 3 घंटे का टाइम था, उसी के अंदर आप ये जो ग्रीन वाले जितने भी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ये आप फर्स्ट हाफ में ही कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन थे सारे। CRPC के क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा आया, इतनी आसानी से मिल नहीं रहे थे, लेकिन सारे क्वेश्चन BR एक्ट में थे। ठीक है, कहने की बात है BR एक्ट में से आए थे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे रिपीट नहीं हो रहे थे। तो CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC और एक लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। भाई लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ तो इस पेपर में ईद का चांद था। क्यों था? क्योंकि आज तक AIB के एग्जाम में, आज तक टिल डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, अभी तक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, इस बार इन्होंने 4 क्वेश्चन लेबर लॉ में आने थे, 2 क्वेश्चन मैटरनिटी से पूछ लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि जो आपको बेयर एक्ट्स आपने परचेज किए होंगे शॉर्ट नोट्स वाले, उनमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में 8-9 बेयर एक्ट ऑलरेडी हैं। बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल वाला है, फिर आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन है, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला है। तो ऐसे करके 8-9 बेयर एक्ट ऑलरेडी गिवन है, फैक्ट्रीज एक्ट है वहाँ पे। मैटरनिटी बेनिफिट है ही नहीं। अगर होता तो चलो बच्चे देख भी लेते, आंसर जैसे तैसे करके इंडेक्स में से देख लेते। अब बच्चों के पास बेयर एक्ट ही नहीं है, तो ये मतलब मुश्किल था। तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में AIB ने भाई बढ़िया काम किया है। तो ये 4-5 सब्जेक्टों में AIB के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, मान सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर बनाया था इन 4-5 सब्जेक्ट्स को देख के। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कंपनी लॉ में भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो ये बाकी के 4 सब्जेक्ट्स में आई है। बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। एक के क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पिक किया है, क्वेश्चन को कैसे देखना था, और इंडेक्स और केवल कीवर्ड्स। मैंने देखिए जो भी अपने स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बार बार बोला था कि केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, उसके बाद इंडेक्स पे आइए। इंडेक्स पे भी आपको चैप्टर का नाम पढ़ना है, पार्ट का नाम पढ़ना है, उसके बाद फिर सेक्शन देखना है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा जो क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्शन, वो मेरे अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। तो ऐसे आपको देख देख के सारे क्वेश्चन करने थे। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटली हर एक बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, कि 4 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो गलत है, उनका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन आपके फैमिली लॉ में से है, 1 क्वेश्चन आपका CRPC में है, और 1 क्वेश्चन आपका लेबर में से गलत है। बाकी अगर 1-2 क्वेश्चन और AIB एग्जाम वाले अगर कर देते हैं, कि वो ऑब्जेक्शन बच्चे करते हैं कि भाई गलत है ये भी, तो उस वो अपन देखेंगे 1-2 दिन में। बाकी 4 क्वेश्चन तो फिलहाल आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। तो बिना किसी देरी के अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of following country। तो सिंपल सी बात है, हमने जैसे पता है कि भाई हमें जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमने इंस्पिरेशन लेके हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अलग अलग कंट्री से हमने कुछ कुछ चीज़ें बोरो करी हैं। तो ये पूछ रहा है भाई जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारा पार्ट 13 में मेंशन है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमने कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर लिया है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, बेयर एक्ट में आंसर नहीं मिलेगा इसका, आपने पढ़ रखा है डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप मार्क कर दोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पूरा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जो सेक्शन 92 है, मतलब उसका ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे आर्टिकल नहीं बोलते, सेक्शन बोल रखा है, तो वो इस बारे में बात करता है। मैंने स्क्रीन पे आपको कटआउट दे दिया, आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आसानी से आप पढ़ सकते हो। Which of the following writ is issued to enforce the performance of public duties by the authority? ये क्वेश्चन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कराया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कराया था, सारी 4 प्रकार के रिट मैंने बहुत डिटेल में कराई थी, बहुत डिटेल में कराई थी कि भाई रिट से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मेंडेबस से क्वेश्चन था, इजीली क्वेश्चन था, हर एक बच्चा कर सकता था। मेंडेबस का मीनिंग ये होता है, कमांड करना था, प्रियोरिटी रेमेडी ऑफ मेंडेबस इज यूज्ड फॉर एनफोर्सिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ ऑल काइंड्स। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता था। Which of the following constitutional amendment act had made the provision for publishing Hindi translation of the constitution? तो भाई ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन था मानते हैं, लेकिन ये इजीली क्वेश्चन था। आप बेयर एक्ट में से, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट था उसमें से आप देख के कर सकते थे। कैसे करना था, आपको लैंग्वेज वाले उसमें आना था, जो पार्ट आपका 22 है उसके अंदर आप देखते हैं ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात कही है, 394A में बात कही है। 394A खोलोगे तो उसका फुटमार्क देखोगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो यही अपन से क्वेश्चन पूछ रखा था। तो मेरे बेयर एक्ट में से क्वेश्चन था, जिसको घुमाना फिराना आता है, बेयर एक्ट में से निगाह मारनी आती, फटाफट फटाफट करके उसने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा कि भाई मुझे कीवर्ड पे फोकस करना है, हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। तो मैंने कोई ऐसा पार्ट पढ़ा हुआ था जहां पे इस बारे में बात करी गई थी, वो सीधा इस पार्ट पे आया बंदा, 22 वाला पार्ट खोला उसने, 394A खोला, 394A जैसे ही खोला उसने तो उसने फुटमार्क देखा, 1 लिखा हुआ था, 1 लिखते नीचे आ गया, उसने मार्क कर दिया। ऐसे ही ये क्वेश्चन करना था, बाकी अगर आप फ्रेश थे तो नहीं कर पाए होगे ये क्वेश्चन। Which of the following is the landmark judgment on the कलरेबल लेजिस्लेशन? ये मैंने क्वेश्चन आपका पूरा कराया था कि भाई जितने डॉक्ट्रिन्स थे, कलर लेबल वाला, आपका इक्लिप्स वाला, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी वाला, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर कॉन्स्टिट्यूशन के कराए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग सब बच्चों ने देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी वाइड था, लगभग 150 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं सिलेबस में दिए हुए हैं, तो बच्चों ने किया था। तो इसने इस बार केस पूछ लिया भाई, कौन सा लीडिंग केस था कलरेबल लेजिस्लेशन पे, तो ये आपका स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज कमेश्वर सिंह वाला केस था। तो ये भी ऐसा केस है भाई, जिस बच्चे को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भाई आप अपना आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर सकता था, जिसको नॉलेज थी उसी ने इस क्वेश्चन को किया होगा। Which of the following constitutional amendment act was passed in the light of the advisory opinion received in re बेरुबारी केस? ये वाला अपना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया था, इन रे बेरुबारी केस। ये बताया था इस केस में कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इस केस में कहा गया था। लेकिन साथ में इस केस में जो मेन जो हेडलाइंस थी वो थी आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 368 पे बेस्ड था। एक्चुअली में इस केस में क्या था कि जो इंडिया और ये जो उस टाइम जो पाकिस्तान था, जो आपका देखें ईस्ट फ्रंटियर पे, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग तो कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट था, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, फोकसिंग ऑन दी ओनरशिप ऑफ द बेरुबारी रीजन था वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसके रिगार्डिंग ये पूरा केस था। तो जो हम जैसे पता आर्टिकल ए में भारत वगैरह के बारे में बताया गया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह बारे में, 3 पे टेरिटरीज के बारे में बताया गया कैसे हम करेंगे, 368 में अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा केस था। इन्होंने थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एआईबी वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, लेबर में अच्छे क्वेश्चन पूछे, अच्छा काम किया। डेफिनेटली क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। Which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law? ये क्वेश्चन देखे, जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी तो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आप फर्स्ट हाफ में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको 4 ही आर्टिकल्स देखने हैं। अगर आपको इसके बारे में जीरो आइडिया है, भाई मुझे नहीं पता रेपुग्नेंसी क्या होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आर्टिकल 248 खोलूंगा, फिर 52 देखूंगा, 54 देखूंगा, 56 देखूंगा। तो जैसे अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई 254 खोलोगे तो आपको एक लाइन में, लास्ट वाली लाइन में 254 का क्लोज ए है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यानी कि ये आंसर भी डुएबल था, हर एक बच्चा कर सकता था। What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? अब यहाँ से भी आप कीवर्ड पकड़ लीजिए कि भाई लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा देख के आप इंडेक्स में आए तो भाई आपने देखा भाई पार्ट जो आपका 17 है, 17 पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी गई है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये इस पार्ट में से मेरा शायद क्या पता आंसर मिल जाए। उसके बाद बंदे ने 343 अपना आर्टिकल खोला, 343 खोला तो उसको क्लोज 2 में ये मिल गया कि भाई पीरियड ऑफ 15 ईयर्स होता है।
तो ये क्वेश्चन भी डूएबल था, बेयर एक्ट से आप कर सकते थे, बाकी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं आया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडर। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, प्रीवियस ईयर में नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन ही थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, बाकी सारे इन्होंने नए क्वेश्चन पूछे और अच्छे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का लेवल अलग है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं थे वो। तो ये आपका चंद्र का धार पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बात कही गई थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मतलब पोस्ट के रिगार्डिंग केस था कि जब वहाँ पे सिंगल पोस्ट है वहाँ पे रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई थी, उसके रिगार्डिंग ये केस था। तो थोड़ा सा हटके केस था, ये क्वेश्चन भी लगभग बच्चों ने नहीं किया होगा, मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वर्किंग वुमन एट हर प्लेस ऑफ वर्क में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द वोलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी डूएबल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हर एक बच्चा कर सकता था। सेक्शन आपका आर्टिकल 19 खोलिए, 19 आप खोलोगे तो 19(1)(g) जिस बारे में कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू और कैरी टू ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो यहाँ पे आपको वो पूरी आज़ादी मिलती है। तो जो वर्किंग वुमेन है वो एक प्रकार से अपना ऑक्यूपेशन कर रही है, प्रोफेशन फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे अगर उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो ये भाई वोलेट है, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 आर्टिकल का वोलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14, 19(1)(g) और आर्टिकल 21 का वोलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स में भी इस बारे में काफ़ी बात करी गई है कि जो वुमेन्स अपना वर्किंग प्लेस में काम करती है उनके रिगार्डिंग जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं वो एक डीपली कंसर्न का मैटर है। तो ठीक है, तो इस पर काफ़ी बहस हो सकती है, काफ़ी आप देखोगे डिटेल में, पूरा एक अच्छा लेक्चर बन सकता है। किसी दिन अपन आराम से इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between आर्टिकल 25(2)(b) एंड आर्टिकल 26(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा कि भाई ये भी मैंने सारे डॉक्ट्रिन कराए थे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, लिबरल इंटरप्रिटेशन, पिथ एंड सब्सटेंसेस। ये आपका देखें तो इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से क्वेश्चन है मिलता जुलता, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली वही बच्चों ने किया होगा जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में LLB कोर्स के दौरान लिया होगा। जिनको थोड़ा सा आइडिया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डीप से पढ़ा होगा तो उन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन कर दिया होगा, बाकी कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी। डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर आपने पता होगा कि आपको 25(2)(b) किस बारे में कहता है और आपका 26(b) किस बारे में कहता है। तो ये पूरा इसके रिगार्डिंग था कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे आपको पूरा आर्टिकल एज ए होल रीड करना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि पूरा वर्ल्ड व्यू देख के आपको जजमेंट देनी है, ठीक है। मोस्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वो बच्चे लेते हैं, ऑप्ट करते हैं जिनको जुडिशरी में जाना होता है, क्योंकि जुडिशरी का काम ही यही है, जज का काम ही यही है कि वो जो लॉ को इंटरप्रिट करे, ठीक है। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है वही जो पार्लियामेंट से बन के आया वही उसका कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दे देगा, नहीं। एक जज का काम है कि वो अच्छे से लॉ को इंटरप्रिट करे, जुडिशरी का यही काम है। अगला हमारा सब्जेक्ट है आईपीसी। आईपीसी से क्वेश्चन देख लेते कैसा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडियन पीनल कोड 1860 में नॉट अप्लाई। तो भाई ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कराया था मैंने, आईपीसी वाले वीडियो में उठा के देख लो। जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 बताता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, बताता है कि भाई कहाँ पे हम ये करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कि भाई इंडिया से बाहर ऑफेंस हो रहा है तो आईपीसी कब लगेगा, किन सिचुएशंस में लगेगा, ये इस बारे में बताया था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कराया था। तो आप आराम से अगर प्रीवियस ईयर करते तो ये क्वेश्चन ईजिली था, क्योंकि आपने बियर एक्ट में मार्क तो कर ही लिया होगा। अब हुआ कैसे ये वो समझिए, पूछ रहा है ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आईपीसी में नॉट अप्लाई, कहां नहीं अप्लाई होगा, किस केस में। तो पहला ऑप्शन देखिए, एन ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया। तो भाई इस केस में होगा, क्योंकि एनी दिखा हुआ है ना, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वहां पे होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वहां पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है लोकेटेड इन इंडिया, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है और बंदा भले ही बाहर रह रहा है तब उस पर लागू होगा। लेकिन इसने क्या कर दिया, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री कर दिया है। लास्ट के 2 वर्ड की वजह से वो गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, कि हाँ भाई ये यहां पे अप्लाई नहीं होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग अंडर दी आईपीसी 1860। इस क्वेश्चन को भी बच्चों ने किया होगा, क्योंकि बच्चे आईपीसी तो जरूर पढ़ते हैं ना, मुझे पता है, और कोई सब्जेक्ट पढ़े ना पढ़े आईपीसी सीआरपीसी जरूर पढ़ते हैं, एविडेंस जरूर पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमें क्रिमिनल लॉयर बनना है बहुत बड़ा। तो आईपीसी पढ़ा होगा, उन्होंने पता होगा कि भाई पनिशमेंट नाम का भी कोई एक सेक्शन है जहां पे बता रखा है कि कितनी टाइप की पनिशमेंट आईपीसी में गिवन है। तो ये आपका इंडेक्स में देखोगे तो चैप्टर 3 पनिशमेंट्स के बारे में कहता है, आपका सेक्शन 53 में पनिशमेंट लिखा हुआ है। 53 आप खोलोगे तो फर्स्ट जो पनिशमेंट है वो डेथ है, सेकंड इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, थर्ड एलिमिनेट कर दी गई है,
फोर्थ इम्प्रिजमेंट है, उसके अंदर 2 डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो टाइप है वो इम्प्रिजमेंट है। इम्प्रिजमेंट की सब टाइप है, रिगरस और सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर 6 नहीं होगा कि भाई आप इसको भी 2 काउंट करोगे, इसको आप एक ही काउंट करोगे, और एक आपका फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और एक आपका फाइन होता है। तो ये ऐसे करके 5 आपकी पनिशमेंट होती है। A and Z agree to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurts Z severely. Which of the following offenses committed by A? भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार मैंने कराया था, बहुत अच्छी डिटेल में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, आराम से किया होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कोई नो ऑफेंस का क्वेश्चन है। सेक्शन 87 का इलस्ट्रेशन साफ की साफ इन्होंने पूछ लिया है, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। इसका इलस्ट्रेशन आप देखोगे, लास्ट वाली लाइन देखिए, लास्ट की जो 2-3 लाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। द एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म व्हिच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले एंड इफ ए व्हाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड ए कमिट्स नो ऑफेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, बच्चे को पता है कि हाँ भाई मैंने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखा था, फिर उसने बेयर एक्ट में मार्क किया होगा कि भाई सेक्शन 87 था। अगर आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है तो भाई आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आप इंडेक्स की हेल्प से भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसने इलस्ट्रेशन पूछ लिया है, और इलस्ट्रेशन इंडेक्स से ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब तक आपने उस बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि भाई जो आपका सेक्शन 100 है वहां पे आपको पूरी आज़ादी मिलती है कि आप सामने वाले इंसान की जान तक ले सकते हो अपने प्राइवेट डिफेंस में। उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, वही कंडीशन यहाँ पे पूछ रखी है। तो एक कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि कोई आपको जो ऑप्शन सी है, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ सिंपल हर्ट। भाई सिंपल हर्ट में आप जान थोड़ी ना ले लोगे, मर्डर में ले रहे हो, कमिटमेंट ऑफ रेप में ले रहे हो, और फिर अननेचुरल लिस्ट में ले रहे हो, लस्ट में ले रहे हो, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो आपका लिया हुआ है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ वाले, मर्डर वाले केस में ग्रीवियस हर्ट में ले सकते हो, रेप वाले में थर्डली में बताया हुआ है, अननेचुरल लस्ट आपका फोर्थली में बताया हुआ है। तो जो सिंपल हर्ट है वो किसी में नहीं बताया हुआ, तो वही हमसे पूछ रहा था कि कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो उसमें आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो आंसर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। For which of the following section of IPC 1860 the word benefit does not include pecuniary benefit? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखोगे कि भाई जो बेनिफिट वर्ड है ये लगभग चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सेक्शंस में यूज किया गया है। अब वो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि वहाँ पे कौन सा सेक्शन है कि जो पेक्युनरी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा है। तो जो आप सेक्शन 89 खोलोगे अपने बेयर एक्ट में, आपको रिस्ट्रिक्ट हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 4 आपके यहाँ पे सेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गए, और ये ऐसा क्वेश्चन था आपने पहला चेक किया तो मोस्टली आपको अगले 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंडेक्स में आप पढ़ोगे बी सी डी वगैरह, तो उसमें ऑलरेडी वर्ड मेंशन किया हुआ है कि पिकुलरी इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात करो। जहां पे ये वर्ड आ जाते हैं तो भाई आपका पर्सनल निजी मामला है, इंटरेस्ट का मामला है, तो वहां पे पेक्युनरी इंटरेस्ट का मामला आ जाएगा। तो आप देखोगे जो सेक्शन 89 है उसके अंदर जो डॉक्टर्स के रिगार्डिंग बात, एक इलस्ट्रेशन दी होगी कि भाई डॉक्टर ने उस बच्चे के पेट में पथरी थी तो वो करेगा। तो वहाँ पे आप किसी गुड फेथ में किसी कोई बेनिफिट करते हो, वहाँ पे आपका कोई यहाँ पे पेक्युनरी बेनिफिट नहीं है, तो वहाँ पे 89 लगता है। 89 की इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, डॉक्टर वाला और एक बच्चे के पेट में स्टोन था उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा था, मतलब क्वेश्चन इस बार IPC मतलब AIB ने अच्छे बनाए, कोई नो डाउट, पेपर वेरी गुड था। X intentionally pulls up a woman's will without her consent, intending to annoy her, as per the IPC 1860. Which of the following offense he has committed? चलो मान लो भाई आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है भाई, मुझे नहीं पता भाई यार इसका आंसर क्या होगा, तो आप इतना तो कर सकते थे, इंडेक्स में जाके हर्ट वाला सेक्शन तो देख लेते, क्योंकि ये आपको पता है कि भाई ये एक प्रकार की इलस्ट्रेशन है, सेक्शन तो है नहीं। तो हर्ट वाला सेक्शन में देख लेते भाई इलस्ट्रेशन है या नहीं, क्रिमिनल फोर्स में देख लेते इलस्ट्रेशन है या नहीं, असोल्ट में देख लेते, ग्रीवियस हर्ट में देख लेते, COD की तो नौबत नहीं आती, क्योंकि बी के अंदर इलस्ट्रेशन आपको मिल जाती। सेक्शन 350 खोलो, इलस्ट्रेशन F देखो, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में, ही हैज़ यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू हर। तो ऐसे एग्जाम को करना था, मैंने प्रीवियस ईयर में कराने का मतलब यही था कि मैं कैसे क्वेश्चन वहाँ पे कर रहा था, आपको एग्जाम में सेम वैसे ही करने थे। अब ये क्वेश्चन मान लो किसी को नहीं आता तो वो इस तरीके से करता तो उसका सही हो जाता ना। हाँ, भले ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट हाफ में करने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन टाइम ले सकते हैं, तो आप उनको सेकंड हाफ में करना, 1.5 घंटे के बाद वाले टाइम में करना। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड हाफ में करना था। जिन बच्चों ने फर्स्ट हाफ में पकड़ा है इनको और उनको नहीं आता था तो उनका यहाँ पर टाइम लगा है।
What punishment is prescribed under the IPC 1864? A person who maims any minor in order that such minor may be used for the purpose of begging. सबसे पहले आप ये समझिए मेम्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को परमानेंटली उसका कोई बॉडी पार्ट हटा दे रहे हो, इंजर्ड कर रहे हो, डिसेबल्ड कर रहे हो, उसको परमानेंटली डैमेज कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे जो भिखारी मंदिर वगैरह में जो बाहर भीख मांगते हैं, उनका कोई पैर टूटा होता है, उनका हाथ कटा हुआ होता है, वो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप, वो तो नेचुरली उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन अगर आप जानबूझ के ऐसा किसी बच्चे को कर रहे हो ताकि वो उससे आप भीख मंगवा सको, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और इतना बड़ा अपराध है कि कानून ने इसकी सजा आजीवन कारावास रखी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और साथ में फाइन भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 363A आपका यहाँ पे फिट बैठेगा, 363A2 फिट बैठेगा। 363A में आप जाओगे तो वहां पे 10 साल की सजा है। ऑप्शन सी बच्चों ने, मेरे को पता है काफी बच्चों ने टिक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेम्स वर्ड जोड़ दिया है इसने कि केवल मेम्स कर दिया उसने उसका, तो उसमें उसकी सजा बढ़ जाती है। इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। X threatens to publish a defamatory libel concerning Y gives him money। तो भाई ये लाइन आपने जैसे पढ़ी ना तो आपको ध्यान आना चाहिए भाई, यहाँ तो यार एक्सटोर्शन की बात हो रही है। तो एक्सटोर्शन का सेक्शन खोलो इंडेक्स में जाके, अगर सेक्शन आपको याद नहीं है, वैसे एक्सटोर्शन का सेक्शन याद होना चाहिए, 383 एक्सटोर्शन का सेक्शन होता है। तो आपने जैसे ही 383 पे आए, आपने इलस्ट्रेशन देखी है, यार पहली इलस्ट्रेशन मिल गई, कितनी किस्मत की बात है ना। तो पहला आपने इलस्ट्रेशन देखा, वही आपको मिल गई। फिर आपने देखा यार नीचे लिखा हुआ है कि मेरे को पनिशमेंट बतानी है, पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन आपका 384 में दिया हुआ है, तो वो आप देखना। तो भाई 384 में दिया हुआ है, लास्ट की दो लाइन पढ़ोगे आप, मे एक्सटेंड टू दी 3 years और फाइन विद बोथ, ऐसा मार्क करके हमने बी कर दिया और अपना करके आगे बढ़ गए। तो ये एक माइंड मैप होता है, इस तरीके से इस पेपर को हैंडल करना था। ठीक है, आपका अगर देखें 100 में से 90% क्वेश्चन ऊपर, 90 से 95% क्वेश्चन, 85 to 90 मान लो, चलो ज़्यादा नहीं तो 85 से 90 मान लो, सारे के सारे आपके बी एक्ट से हो जाने थे। ठीक है, जितना आप देख रहे हो, मैं हर एक क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट में से दिखा रहा हूँ, केवल केस लॉज के रिगार्डिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपकी बेयर एक्ट में से हो पा रहे हैं। अब हमारी सीआरपीसी की बारी आ गई, सीआरपीसी में से देख लेते हैं। सीआरपीसी क्वेश्चंस भी काफी अच्छा है, लेकिन डुएबल क्वेश्चन थे, सारे बेयर एक्ट से हो जाते, सेकंड हाफ वाले क्वेश्चन थे। Which of the following is incorrect with respect to diary of proceedings in investigation as per the Code of Criminal Procedure 1973। अभी जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा भाई, यार ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा यार, थोड़े ऑप्शन काफ़ी थोड़े मतलब अटपटे से हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने कीवर्ड देखा होगा यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, तो यानी चैप्टर 12 की बात कर रहा है। इंडेक्स में से ऐसे जाना था आपको, चैप्टर 12 की बात कर रहा है, तो चैप्टर 12 में फिर आपने इंडेक्स से देखा यार डायरी के रिगार्डिंग भी तो कोई सेक्शन हो सकता है। फिर आपकी निगाह गई यार 172 में तो साफ साफ लिखा हुआ है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन। फिर आपने उसको पढ़ा तो फिर आपको सारी चीजें पता लग गई। जो आपका इसका सब सेक्शन 2 है उसमें साफ लिखा हुआ है, Any criminal court may send for the police diaries of case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence। एविडेंस के तौर पे वो डायरी यूज नहीं कर सकता। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि द डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस, ऑप्शन सी पूछ लिया, वही यहाँ पे गलत था, वही हमें बताना था। मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया, ऐसे देखना था। In which of the following cases manner of committing offence is not required to mention in the charge as per the Code of Criminal Procedure 1973। अब यहाँ पे आप कीवर्ड बताओ, कीवर्ड यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा था, 2 स्ट्रेटेजी वीडियो लास्ट की जिन बच्चों ने देखी है ना, उनका एग्जाम 70-80 नंबर आ रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया एक लड़की का कि सर मैंने तो आपके रात के मतलब जो आखिरी का टाइम होता है 8 बजे के बाद का, मैंने उसमें वीडियो देखे, मेरे 65 नंबर आ गए। ठीक है, 8-9 घंटे बैठ के मैंने वीडियो देखे, वही अपने बेयर एक्ट में मार्क कर ले, उन्हीं में से मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये आप देखोगे कि भाई चार्ज एक आपका इंडेक्स में देखोगे तो एक चैप्टर होता है दी चार्ज करके, चैप्टर 17 है। ठीक है, ये कीवर्ड आपको पता लगाना आना चाहिए कि भाई चार्ज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो चार्ज आपको देखना था इंडेक्स में कौन से चैप्टर में है। चैप्टर 17 में है। 17 के अंदर आप देखोगे कि सेक्शन 213 आप देखोगे अपने रिगार्डिंग जो अपन को चाहिए था उसके रिगार्डिंग था, और उसकी आप इलस्ट्रेशन देखोगे 213 में आप आओगे तो इलस्ट्रेशन पे ही बेस्ड सारा क्वेश्चन था। तो पहला है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट। यहाँ पे चार्ज उसको बताने की जरूरत नहीं है जज साहब को, यही अपन से क्वेश्चन पूछा था। और जो उसका बी ऑप्शन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी, चीटिंग बी वाले में देख लो आप, जो बी इसकी इलस्ट्रेशन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट, यहाँ पे चार्ज भाई सेट करना पड़ेगा। फिर आपका थर्ड ऑप्शन देख लो, डिसओबिंग ए डायरेक्शन ऑफ ए लॉ, तो ये आपका देखोगे जो इलस्ट्रेशन एफ है, लास्ट वाली इलस्ट्रेशन है, इज एक्यूट ऑफ डिस्टर्ब डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव बी पनिशमेंट, द चार्ज मस्ट, यहाँ पे भी चार्ज सेट आउट करना है। ठीक है,
फिर आपकी लास्ट वाली देख लेते हैं कि एज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस वाली आपकी इलस्ट्रेशन सी है, एज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट। यहाँ पे भी चार्ज बताना पड़ेगा। अपन से क्वेश्चन में यही पूछा था कि कहाँ पे चार्ज सेट आउट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसने पूछा था। मैंने आपको उस टाइम ही बताया था जब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा था कि भाई देखो इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आएंगे और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन दबा के आए। Which of the following offences may be tried summarily as per the Code of Criminal Procedure 1973? ये क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को इसमें मार्क्स मिलेगा क्योंकि भाई यहाँ पे इन्होंने सब अटपटा दे दिया। यहाँ पे मे नोट आना था यहाँ पे, और मे नोट आता तब अपना ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। इन्होंने गलती से यहाँ पे मे लिख दिया, मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे मे नोट आना था। क्वेश्चन को कैसे ढूंढना था? क्वेश्चन को ढूंढना था कि समरी ट्रायल यहाँ पे आपका कीवर्ड है। समरी ट्रायल से आपको इंडेक्स पे आना था, चैप्टर 21 देखना था, सेक्शन 260 मिल जाता आपको। 260 में आप देखोगे कि जो ये सारी जो है आपकी क्लोजेस, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और ये सारी क्लोजेस इनके अंदर आप समरी ट्रायल कर सकते हो। लेकिन ये पूछ रहा था कि मे बी ट्राइड, तो भाई ये तो 3 ऑप्शन हो गए ना, अब 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहा था, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑफेंसेस मे नॉट बी ट्राइड समरली, वो मे नोट लिखना चाह रहा था। अब टाइप करने वाले भैया ने शायद उनको झपकी आ गई होगी, उन्होंने नोट नहीं लिखा, और इस वजह से बच्चों का काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ है। वो बेचारे देखते रह गए, यार यार मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे को मिल नहीं रहा। वो भले ही 260 पे आ भी गए होंगे, फिर भी उनको लगा होगा यार ये तो मेरा आंसर से मैच ही नहीं खा रहा। तो भाई मैंने आपको साफ साफ बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो में, कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हर साल आपके गलत आते हैं। मैंने ये लाइन बोली थी, एग्जैक्ट लाइन बोली थी कि 5 से 6-7 क्वेश्चन आपके हर साल गलत आते ही आते हैं। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ देना, उस पर अटकना मत, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये वैसा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने बच्चों का टाइम खराब किया। Which of the following section of Code of Criminal Procedure 1973 provides for the reference to High Court? बड़ा इजीली क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ में करने वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट खोलो सारे सेक्शन मार्क करते जाओ तो आपको पता चलेगा। सेक्शन 395 इस बारे में बात करता है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल खोलिए, सीधा आपको सेक्शन पता है, ज़्यादा घूमना फिरना है नहीं, सीधा अपना मेन सेक्शन पे आइए, डिटेलिंग वाले सेक्शन पे आओगे तो आप देखोगे जो उसका क्लोज 4 है उसके अंदर लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376, सेक्शन 376 ए बी और सेक्शन 376 डी ए और 376 डी बी। तो यही सारे इसने पूछ रखे हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन जो इसने मिस कर दिया 376, अगर वो भी दे देता तो 4 के 4 इसमें ऑल आउट करेक्ट हो जाते। अपन को इसने 3 दिया था, तीनों मैच कर रहे हैं तो अपन ने मार्क कर दिया 3 1 2 3 मार्क करके आगे बढ़ दिया। इजीली क्वेश्चन था, हर एक बच्चे ने किया होगा। Which of the following act if done by magistrate even in good faith without being empowered shall vitiate the proceedings as per the code of criminal procedure? तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कीवर्ड यहाँ पे irregular proceedings था। मैंने एग्जाम से पहले आपको बोला था कि भाई जब भी आप इंडेक्स पढ़ोगे तो इंडेक्स में चैप्टर्स का नाम, पार्ट्स का नाम, शेड्यूल का नाम वो पढ़ना। तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसे पता है कि इरेगुलर प्रोसीडिंग का नाम का एक चैप्टर था, चैप्टर 35 था, उसके अंदर विशिएट नाम का एक सेक्शन था, सेक्शन 461 था। तो उसने देखा हाँ भाई ठीक है 461 पे मैं आया, 461 पे साफ साफ लिखा हुआ है इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली। तो इसके अंदर ये आपके सारे क्यू तक के सारी चीजें दे रखी हैं। अगर इनमें से कोई मजिस्ट्रेट अगर उसको एम्पावर नहीं और वो काम करता है तो वो विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन था वही अपन से पूछ रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टेंट सेशन जज अथोराइज टू पास एज पर दी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में से आया है भाई, हमसे ये पूछ रहा है कि भाई असिस्टेंट सेशन जज कौन कौन सी पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका सेक्शन 28 आप देखोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई वो 10 साल से कम की दे सकता है, वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, 10 साल से कम की सजा वो दे सकता है। इसके अंदर आपका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी पावर्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में आपको बताता है, चैप्टर 3 में आपका दे रखा है, सेक्शन 28 के इसके अंदर आंसर आपका था। इजीली क्वेश्चन था, सब बच्चों ने किया होगा। कई बच्चों ने जो प्रैक्टिस में है, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में है, 6-7 महीने से, उन्होंने तो इसको डायरेक्ट में भी नहीं देखा होगा, उनको वैसे याद होगा क्योंकि उनको जुरिस्डिक्शन सीपीसी और सीआरपीसी की मुंह जुबानी याद रहती है। A person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offense shall be re-arrested by a police। ये क्वेश्चन भाई
गजब क्वेश्चन, यहाँ पे एआईबी ने मस्त खेला। और इस क्वेश्चन पे मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों ने ऑप्शन डी किया होगा, 43 किया होगा। वो क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए कीवर्ड तो यहाँ पे अरेस्ट था, ठीक है, मान लिया। चैप्टर 5 पे हम आए, चैप्टर 5 खोल लिया हमने, सेक्शन 43 में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पता होगा कि अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, ये इस बारे में बात करी गई है। बच्चों को जैसे ही लाइन मिली खुश हो गए, टाइम बचाने के चक्कर में उन्होंने ऑप्शन डी मार्क कर दिया कि सेक्शन 43 कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने क्लोज टू से पूछ लिया कि भाई जब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया किसी प्राइवेट पर्सन ने, तो उसके बाद पुलिस कब उसको री अरेस्ट कर सकती है, तो वो अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 री अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सेक्शन 41 इसका आंसर आएगा। तो पूरा अगर ये क्वेश्चन पढ़ते तभी आप इसको कर पाते, जल्दबाजी में कई बच्चों ने इसका आंसर डी कर दिया, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये भाई मुझे वाले सबको पता है कि भाई सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है। ऑप्शन आपको देखने में नहीं थे, बेरेक्ट देखने वाली जरूरत भी नहीं, सारे क्वेश्चन बड़े आसान दे रखे थे। फिर भी आप देख लो, सेक्शन 125(4) में इस बारे में कहा गया है कि भाई वो वाइफ नहीं दे पाएगी जहाँ पे वो खुद अपनी वॉलंटरी मतलब इच्छा से वहाँ से चली गई है, तो वहाँ पे फिर उसको मेंटेनेंस लेने कोई हक नहीं है। बाकी जितने भी उसके कंडीशन दे रही है वही अपने से क्वेश्चन में पूछ रखा है, बड़ा इजीली क्वेश्चन था, सब बच्चों ने किया होगा। Which of the following procedure is dealt under section 164A of the CRPC? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ में करने वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 164A इंडेक्स में देखो, अंदर जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसने क्या किया है, 164A की हेडिंग ही पूछ ली, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आया था, मैंने कराया था। अब आ जाते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी भाई बढ़िया क्वेश्चन आए थे, इसके भी बढ़िया क्वेश्चन आए थे लेवल सीपीसी के भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। मेरिट ऑफ द सूट, मेरिट ऑफ द सूट, मेरिट ऑफ द सूट, 3-4 बार क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, और बोला था भाई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपिचुअल इंजेक्शन, परपिचुअल इंजेक्शन कराया था मैंने आपको, तो ये क्वेश्चन था नहीं, हर एक बच्चे ने किया होगा जिसने प्रीवियस ईयर किया। परपिचुअल इंजेक्शन आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इन द लाइट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो हम सिविल कोर्ट की अगर जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं तो हम प्लेंटिफ के जो प्लेंट बनाता है प्लेंटिफ, उसके अकॉर्डिंग एवर्ट्समेंट यानी प्लेंट के जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 7 में दे रखा है। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको सीपीसी में 1 से लेके ऑर्डर 21 तक मुंह जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, कि ऑर्डर 1 में क्या कहता है, 2 में क्या कहता है, 3 में क्या कहता है, 4 में क्या कहता है, 5 में क्या कहता है, क्योंकि वो सारे सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं, वो एक पैटर्न है। जैसा सीआरपीसी में पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर आपको पुलिस बुलाती है, फिर आपका जज साहब बुलाए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है अक्यूज्ड को, पूरा एक प्रोसीजर है। तो ऐसे ही ये आपको ऑर्डर सीक्वेंसली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए। जिन बच्चों को ये याद था, उन्हें पता था कि ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में कहा गया है, वो उन्होंने सीधा ऑर्डर 7 खोला, रूल 1 खोला, उसके अंदर उन्होंने देखा कि कंटेंट्स इन प्लेंट्स के बारे में बात कही गई है। तो जो इसका क्लोज एफ था उसमें साफ लिखा गया था फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट है जुरिस्डिक्शन। तो हम प्लेंट के अंदर ही बताते हैं कि जज साहब, ये क्वेश्चन उन बच्चों का भी सही किया होगा जिन्होंने कोई केस लड़ा होगा, किसी केस के लिए ड्राफ्टिंग करी होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जब भी आप कोई भी ड्राफ्टिंग करते हो, प्लेंट बनाते हो, तो उसमें आप हमेशा मेंशन करते हो प्लेंट में कि इस वजह से हमारा इस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है। तो ये क्वेश्चन एआईबी ने, ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको बेरेक्ट में से देखना था, आप इजीली बिना देखे भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। Which of the following cannot be considered as the suit of civil nature for section 9 of the Code of Civil Procedure 1908? सेक्शन 9 खोलिए, ठीक है। सेक्शन 9 खोलने के बाद भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। सेक्शन 9 आपने डीपली पढ़ा है तो आप कर पाओगे, और अगर आप एग्जाम के टाइम अगर इसको सही एनालाइज कर पाते तो आप कर पाओगे। बाकी जो सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट्स और ऑफरिंग्स हैं, वहाँ पे आपका जो सेक्शन 9 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके जो कुछ सूट्स हैं एप्ट के, कि भाई राइट्स एंड रिलीजन राइट्स के, सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मेरे डिग्निटी ऑफ ऑनर, सूट्स अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, ठीक है, ये 5-6 रेलेवेंट हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, वही यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, भले ही इन्होंने सेक्शन मेंशन कर दिया। सेक्शन में केवल यही लिखा हुआ है कि भाई जो सूट्स आपके लॉ से बार्ड नहीं है वो सारे ट्रायबल हैं सिविल कोर्ट से, लेकिन उन्होंने उसके टाइप्स नहीं लिखे कि भाई कौन कौन से नहीं है। तो वो अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, कोई सीपीसी की अच्छी बुक पढ़ी होगी, तो उसमें नीचे कमेंट्री में पक्का लिखा होगा, या फिर बीएर एक्ट में भी लिखा होगा, ठीक है।
Which of the following provision of the Code of Civil Procedure 1908 makes the doctrine of res judicata? सबको पता है कि भाई रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में बताता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कौन से हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इजली क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ वाला क्वेश्चन था, सेक्शन 11 के सारे एक्सप्लेनेशन चेक करने थे। तो आपने देखा कि भाई एक्सप्लेनेशन आपका 6 आपका यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स ऑल पर्सन इंटरेस्टेड यानी सारे मिलके ही आपस में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव सूट तैयार कर लेते हैं कि भाई हमारी भी सेम क्वेरी है, तो क्यों ना हम सब मिलके एक ही में ही काम तमाम कर देते हैं। ठीक है। In which of the following situation a court will not issue summons for a personal attendance to the personal appearance to the defendant? तो किस कंडीशन में नहीं देगा, ये हमें बताना था। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। डायरेक्ट में से मिलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, लेकिन आपको पहले चेन समझिए कैसे मैंने ढूंढा ये। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए भाई कीवर्ड यहाँ पे सम्मन है यार, सम्मन के बारे में बात कर रहा है, अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है यार। इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर है, ऑर्डर 5, क्योंकि मैंने भाई 21 तक ऑर्डर याद कर रखे हैं, 1 से लेकर 21 तक। तो बंदे को याद था कि भाई सम्मन और अपीयरेंस के बारे में ऑर्डर 5 में बताया गया। ऑर्डर 5 में वो आया, ऑर्डर 5 में जैसे ही वो आया उसने रूल 4 देखा, तो रूल 4 उस ने देखा नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन द पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। यही इसने क्वेश्चन में पूछ लिया। तो आप देखोगे कि डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन, तो यहाँ पे देखोगे सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे फिट बैठेंगे। केवल जो आपका 250 मील वाला है वो नहीं बैठेगा, क्योंकि वो 200 मील तक दे सकता है। क्लोज बी में आप लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे, लेस देन 200 मील्स में अगर है तो वो है, उसके बाद में आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। In which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the Code of Civil Procedure 1908? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इजीली नहीं मिलने वाला था लोगों को। जब तक आपको ऑर्डर नहीं याद था इसका तो आप नहीं ढूंढ पाते। ऑर्डर 16 में अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर 9 में आपका रूल 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टी में बताया गया है कि भाई जो रूल आपका 4 है, रूल 4 आपका ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर देता है, और रूल 5 है वो आपको ऑप्शन डी एलिमिनेट कर देता है। रूल 5 क्या है? रूल 5 आपका डिसमिशल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस बारे में बात कही थी, ये पूरा मैं ले नहीं पाया, लेकिन इसमें 5 की आप क्लोज 2 पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाँ कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका 3 और 4 जो आपका ऑप्शन ए और बी है वो रूल 4 में साफ साफ यहाँ पे आप देखोगे कि साफ साफ उस वजह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो 4 और 5 आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है आसानी से। इतना डीप में जाके देखो, अंदर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये सीपीसी इन्होंने लेवल अच्छा था इनका, ये कोई नो डाउट। हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे बी एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ सूट एज पर दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, एडजर्नमेंट यहाँ पे कीवर्ड था। एडजर्नमेंट का ऑर्डर याद होना चाहिए भाई, ऑर्डर 17 में था। ऑर्डर 17 आपने खोला, रूल 1 आपने देखा, तो रूल 1 में आपने देखा कि भाई प्रोवाइडेड प्रोविजो में देखा कि प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स, बी ऑप्शन करके आगे बढ़ गया। तो ये आपको ऑर्डर याद थे। मैंने आपको बार बार बोला था कि भाई चैप्टर्स के नाम, पार्ट्स के नाम, ऑर्डर्स के नाम, शेड्यूल के नाम जरूर आप कर लेना याद। और एक आपका डेफिनेशन क्लोज से 5-7 क्वेश्चन आते हैं हर साल, किसी साल 10 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर जिन बच्चों ने किया है पूरी प्लेलिस्ट देखिए तो भाई उन्हें एग्जाम में दिक्कत नहीं आई। मोर देन 80, 85, 90 नंबर उनके आ रहे हैं आसानी से। Which of the following amendment act made the provision in the CPC to produce a witness without a summon? तो भाई ये 1999 में आपका अमेंडमेंट किया गया कि विदाउट सम्मन भी आप विटनेस प्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन निकल के कहाँ से आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अटेंडेंस ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग बात करता है, सम्मनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग ऑर्डर 16 की जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑर्डर 16 में आप चाहिए, ऑर्डर 16 आप जाओगे, रूल 1 आप देखोगे तो कीवर्ड देखो आपने यहीं से निकाला होगा कि टू प्रोड्यूस ए विटनेस विदाउट ए सम्मन्स। ठीक है, तो कीवर्ड यहाँ पे आपका विटनेस है और एक सम्मन है। तो विटनेस और सम्मन के रिगार्डिंग हमें पता है कि भाई एक ऑर्डर है सम्मन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस की बातें करता है। तो हमने उस ऑर्डर को देखा, ऑर्डर 16 में हम आए, हमने उसको देखा, तो उसके बाद हमने देखा रूल 1 पे हम गए, रूल 1 पे हमने देखा तो पूरा उसके अंदर साफ साफ हमारे सामने पका पकाया आंसर था जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, उसके अंदर आप देख लेना। 1A के अंदर दिखाया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ए विटनेस विदाउट सम्मन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सब रूल 3 ऑफ रूल 1। एनी पार्टी टू द सूट में विदाउट अप्लाइंग फॉर सम्मन अंडर रूल 1 ब्रिंग एनी विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, तो वो कर सकता है। ये आपका 1999 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, बाकी एनफोर्समेंट इसका 2002 में करवाया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी वर्ड कोस्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दी सीपीसी। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड यहाँ पे कोस्ट है, ठीक है। इंडेक्स में आइए, इंडेक्स के अंदर देखोगे भाई सेक्शन 35 में ऐसा कहा गया है। बच्चे ने तुरंत अपना देख लिया, सेक्शन 35 में आया, फटाफट देखा उसने, एक्सप्लेनेशन वाले उस क्लोज में आ गया, एक्सप्लेनेशन वाले क्लोज में देखा तो एक्सप्लेनेशन कोस्ट का मीनिंग क्या है, तो उसके अंदर देखा कि फी एंड एक्सपेंसिस है, हाँ भाई वो मेरे ऑप्शन में है। लीगल फी एंड एक्सपेंसिस है, हाँ भाई वो भी मेरे ऑप्शन में। एनी अदर एक्सपेंसिस है, हाँ वो भी मेरे ऑप्शन में। भाई सी नहीं है, तो मैंने सी मार्क करके आगे बढ़ दिया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सी यहाँ पे आप देख लेना। What period is prescribed under the Code of Civil Procedure 1908 for defendant to enter an appearance for filing address for serving of notice on him case of a suit where summary procedure is to be applied। तो यहाँ पे कीवर्ड आपका ये होना चाहिए कि समरी ट्रायल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे समरी प्रोसीजर की बात करें, जहाँ पे मामला जल्दी जल्दी निपटाया जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा ऑफेंसेस होते नहीं है, उसके अंदर ये बारे में बात करता है। तो ऑर्डर 37 आपका देखोगे सीपीसी के अंदर रूल 3 में आपको बता रहा है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। तो यहाँ पे 10 डेज साफ साफ लिखा हुआ है। कीवर्ड यहाँ पे समरी प्रोसीजर था। हमने ऑर्डर 37 पे हम आए, ऑर्डर 37 पे आने के बाद हमने रूल 3 देखा, रूल 3 हमने देखा तो विद इन 10 डेज हमारे पास पका पका आंसर था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, लेकिन आपको बेयर एक्ट से आंसर था, मैंने आपको बता रखा था कैसे देखना था, इसलिए आपको ये ऐसे देखना था। बच्चों को नहीं, जिन्होंने नहीं देखा होगा सीरियसली, उन्हें आंसर नहीं मिला होगा। जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, वो इन्होंने भाई अच्छे दे दिए, जिस वजह से बच्चे हिल गए यार ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, इनसे हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बाकी के सब्जेक्ट से कैसे होंगे जो हम पढ़ के ही नहीं आए। जो आखिरी के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स थे, लैंड एक्विजिशन था, आईपीआर था, साइबर था, कंपनी था, इन्वायरमेंट था, टोर्ट्स था, वो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, तो भाई उनके क्वेश्चन कैसे हो पाते हैं उनसे, इस वजह से कई बच्चों का रह गया। Under which of the following provisions of the CPC the appellant court may remit an issue for trial to lower court। ठीक है, रेमिट का मतलब होता है कि भाई उसको डीबार कर दिया, ठीक है, अब वो कर नहीं पा रहा है, उसको यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। तो ये आप देखोगे इजिली क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ में करने वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको। जो भी आपका 41 है ऑर्डर 41, एक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसका मतलब। जैसे एल का मतलब होता है 50, पता होगा सबको, पता है, बेसिक नॉलेज है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, सबको साथ लेके चलना होता है। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, ठीक है, रोमन लैंग्वेजेस में एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000, एल सी डी एम 50, 100, 500, 1000, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हो कोड बना के, एल सी लिख लीजिए, एल सी डी एम 50, 100, 500, 1000, ये इनके नीचे मतलब होता है। तो ये हमारा XLI का मतलब है, यानी आपका ऑर्डर 41 की बात कर रहा है। एल का मतलब हो गया 50 को माइनस करके लेफ्ट साइड में आ गया है, तो यहाँ पे 40 और वो आपका 41 हो गया, 1 यहाँ पे राइट साइड में, तो वो ऐड हो गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा यार नहीं पता होता इन चीज़ों का, मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आपने देखोगे सारे आपने मैच किए होंगे, 23, 23A, 24, 25B, 25 में आपका वो पढ़ा होगा आपने, आसानी से मिल गया होगा, इजीली क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने की इसमें जरूरत है नहीं। एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस जब आया था, जब मैंने अपने प्रीवियस ईयर में कराया था, तो मैंने साफ साफ बोला था भाई केवल ये एक सब्जेक्ट पढ़ लो, तुम ये एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ लो। और मैंने एविडेंस का जो लेवल था ना, वो इस तरीके से पढ़ाया आपको, AIB नहीं, और भी जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आएगा, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ाया था मैंने, एक एक चीज़, उसका इलस्ट्रेशन, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन। 8 के 8 क्वेश्चन बंदे ने किए होंगे, जिसने मेरे एविडेंस के 3 के 3 पार्ट देखे हैं, 8 के 8 क्वेश्चन करे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से आए हैं, और जो मैंने कंसेप्ट बताए थे उसी में से आए हैं 8 के 8 क्वेश्चन। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को ग्रीन पार्ट में लिया है, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। A is accused of the murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as a relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कौन से सेक्शन का है, नहीं आएगा समझ में, भाई नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा था उन्हें पता है कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एज ए रेलेवेंट फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसेक्शन। सेक्शन 6 की बात कर रहा है, हेयर से एविडेंस की बात कर रहा है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसेक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन C आपने खोला, इलस्ट्रेशन देखोगे सेम टू सेम आपका यहाँ पे सामने है। इलस्ट्रेशन के अंदर इसने चीजें पूछ लें कि कौन सी रेलिवेंट है कौन सी नहीं है। तो आप देखोगे ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, वट एवर वाज सेड और डन बाय ए और बी, ठीक है, वट एवर सैड, यहाँ पे उसने जो पहला ऑप्शन दे दिया वो सैड का ले लिया, तो वो भी ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट है। फिर अगला ऑप्शन उसने सैड के हटा के डन लगा दिया, वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। फिर अगला ऑप्शन उसने बाई स्टैंडर्ड को जोड़ दिया, ठीक है, ए और बी के अलावा जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनको भी जोड़ दिया उसने, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। लेकिन भाई डी रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसने बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर आपने किया था तो हो जाता। Which of the following provision of the Indian Evidence Act 1872 says that confession to the police officer shall not be proved against him? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको मुंह जबानी याद है, साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 25 में। जिसको याद भी नहीं था तो उसने अपने इंडेक्स खोल के सारे सेक्शन मैच करके देख लिए होंगे। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डाइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एविडेंस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुंह जबानी सबको याद रहता है, प्रीवियस ईयर में बार बार आया था, मैंने कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 32 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। Which of the following is correct according to the Indian Evidence Act 1872 pertaining to the proof of the contents of the documents? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 3-4 बार आया था, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, आप देख सकते हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सेक्शन 61 में बताया गया द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। इसमें मैंने बैंकिंग का एक रूल था, बैंकिंग उसके अंदर बताया था मैंने बैंकिंग पायरेसी के बारे में, तो वो भी आपने देखा होगा कि कहाँ पे आप उसको एक प्राइमरी एविडेंस कब मानते हो। बहुत डिटेलिंग में कराया था एक क्वेश्चन, वहाँ पे देखा होगा आपने। तो वो क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा, लेकिन वहाँ से वो पूछ सकता था, प्रीवियस ईयर में आया था। मतलब मैंने जो लेवल रखा था वो थोड़ा सा हाई रखा था एविडेंस का, क्योंकि मुझे पता था कि एविडेंस थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन हार्ड आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन उन्होंने एविडेंस के से आसान क्वेश्चन पूछ लिए और सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी से हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए, पास थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो हर साल करेंगे। ठीक है, इस बार मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले 40 क्वेश्चन चाहिए होते थे, इस बार 45 क्वेश्चन चाहिए। एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे थे ये एक प्रकार की फॉर्मेलिटी, आप एग्जाम क्यों ले रहे हो ऐसे ना, तो इन्होंने थोड़ा सा इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ाया। Which of the following is a correct statement as per the Indian Evidence Act 1872? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2-3 बार आया था, मैंने बार बार बोला था। सेक्शन 143, 143, 143, 143 आपको पता है, आप किस तरीके से याद रखते हो। आई लव यू भी याद रखते हो, व्हाट्सअप में शॉर्ट में भेजते हो 143 कोड वर्ड में, तो उस तरीके से ये सेक्शन आपको याद हो जाना चाहिए भाई। आप याद कर लो, नहीं है तो याद आपको। लीडिंग क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग बात है। व्हेन दे मे बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। In which of the following case did the Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic route as given? ये भी प्रीवियस ईयर में आया, अवनेर पीवी वर्सेस पी के बशीर। सेक्शन 65B एडमिसिबिलिटी ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, इजली क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। Which of the following is incorrect statement in the light of Indian Evidence Act? हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर में कराया था एडमिशन के अंदर। सेक्शन 31 आपके एडमिशन के बारे में बताता है। सेक्शन 31 की अगर आप हेडिंग ही पढ़ लोगे, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे बी एस्टॉप, इसी से आपके देखिए कितने ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं मैं। एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टॉपल कर सकता है, क्योंकि भाई लिखा हुआ है। एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू मैटर्स एडमिटेड, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ये हमसे पूछा था कि भाई कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी हमने मार्क कर दिया। Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 is an exception to the hearsay rule? hearsay rule सेक्शन 6 में था आपका, डिक्लेरेशन आपका 32(1) में था। मैंने बार बार बोला था hearsay rule का आपका एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि hearsay rule में आप कोई बात किसी से सुनते हो फिर किसी थर्ड पर्सन को बताते हो, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में आप देखोगे कि वो बंदा तो रहा ही नहीं है ना। तो ये आपका यहाँ पे साफ साफ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं हम, एडी और आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट से 4 क्वेश्चन आए थे, इजली क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर दी सीपीसी? भाई 3-4 बार क्वेश्चन कराया था मेरे भाइयों, ये भी गलत करके आए होगे तो मैं क्या बता दूं। सेक्शन 89 सीपीसी का बताया था कि भाई ये 4-5 टाइप में होते हैं, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, मीडिएशन। इसमें नेगोशिएशन दे दिया, वो यहाँ पे 89 में मेंशन था नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत? देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो अगर आपको बिल्कुल डिट्टो आंसर चाहिए तो वो आपका मैंने कराया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसका आंसर था। लेकिन आपके पास जो बेयर एक्ट था वो लीगल सर्विस अथॉरिटी का इन्होंने बेयर एक्ट वाले में प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने केवल आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन का दिया था। अगर आपके पास था तो आप देख सकते थे। लेकिन अगर आप भाई लोक अदालत तो आपने अटेंड करी होगी ना, एज ए एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हो 5-6 महीने से, तो आपने लोक अदालत अटेंड करी होगी, तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है कि ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस आर कॉग्निजेंस एक्सेप्ट जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको हम नहीं करते। ठीक है, वो वहाँ पे लिखा होगा, एक पोस्टर आपने पढ़ा होगा। जैसे दिल्ली में, दिल्ली वाले बच्चों का पता होगा कि जब दिल्ली में लोक अदालत होती है तो पूरा एक पोस्टर निकलता है, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि कौन से केसेस ट्रायबल हैं, कौन से केसेस नहीं होंगे। तो उसके अंदर लिखा होता है कि ऑल क्रिमिनल केसेस एक्सेप्ट नॉन कंपाउंडेबल, केवल जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं वही लोक अदालत में डील किए जाते हैं। तो वही इससे पूछ लिया था कि लोक अदालत कैन डील विद ऑल। भाई अब इसने ऑल वर्ड यूज कर दिया, यानी कि आप जो नॉन कंपाउंडेबल है उनको भी करते हो क्या? वो नहीं करते हैं भाई अपन, वो क्यों करेंगे? तो ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका 22C में इस बारे में लिखा हुआ है कि जो आपका उसका जुरिडिक्शन नहीं है, जहाँ पे जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वहाँ पे। Which of the following is incorrect with respect to the arbitration agreement as per the Arbitration and Conciliation Act 1996? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है।
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मैंने देखा इंडेक्स में कि भाई मेरे को सेक्शन 7 में मिल गया। सेक्शन 7 में मैं आया तो भाई ये जो जितने भी आपके क्लोज देखोगे सारे के सारे इसने पूछ लिया। तो आर्बिट्रेशन हमेशा राइटिंग में होता है, ओरल में नहीं होता है। जो क्लोज 3 है वही आप पढ़ लो, पहला ऑप्शन ही देखोगे कि वही इसने गलत बोल दिया, बाकी सारे आप देखोगे सेपरेट एग्रीमेंट। सेपरेट एग्रीमेंट का आपका क्लोज है, आपका क्लोज 2 है। फिर आपका देखोगे ऑप्शन सी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपका देखोगे वो भी इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा आपका देखोगे इसी भी क्वेश्चन आ रखा है। आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज 2 में दिया हुआ है, आर्बिट्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज 2 आप पढ़िए, इसके अंदर दिया हुआ है आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी से आपका जो है ये 3-4 क्लोज है सेक्शन 7 की, इसी में से आ गया था। देखिए मैंने जो इस बार फील किया वो ये है कि आपको सेक्शन भी अगर मान लो पता चल गया ना कि इस सेक्शन में से क्वेश्चन है, उसमें से भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी है, मतलब तरीका अलग से पूछ लिया। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सेक्शन साफ की सब पता लग गया, 1-2 लाइन शुरू की देख ली, आंसर मिल गया। अब इन्होंने क्या किया कि सेक्शन की जितनी भी क्लोजेज हैं उन सबको ही ऑप्शंस में दे दिया। अब बंदे को हर एक क्लोज पढ़ के देखनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और वो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से बच्चों का पेपर छूट रहा है और कुछ बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं, इसीलिए उनके 45 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी चेंज करिए, अगली बार जो बच्चे AIB देंगे तो देखना वो 1-1.5 महीने पहले ही सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, In which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the Arbitration Conciliation Act 1996? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ पे आपका आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर को हम कहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए कीवर्ड वही पता कर पाएगा जिसने एक बार इंडेक्स की निगाह मारी हुई है, इंडेक्स को एक बार उसने पढ़ा हुआ है, 2-3 बार उसने पढ़ा हुआ है। मैंने जब भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इंडेक्स में अगर आपकी निगाह मार चुके हो आप 1-2 बार, तो आपको एग्जाम में कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी होगी, और कीवर्ड से ही आप अपना एक जो रिक्वायर्ड सेक्शन है वो आप ढूंढ पाओगे। तो जिस बच्चे ने पढ़ा था उसके दिमाग में पक्का क्लिक किया होगा कि भाई एक आर्बिट्रेटर चैलेंज करके मैंने कहीं पढ़ा है। सेक्शन 12 था यार वो, सेक्शन 12 आप देखोगे उसके सब सेक्शन देखोगे 3, 4, 5 ग्राउंड्स फॉर चैलेंज के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में आप आपका क्लोज सब सेक्शन 3 में आप आओगे, एंड आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज ओनली इफ ए बी आपकी कंडीशन यहाँ पे दे दी और वही इसने पूछ लिया है। वैन ही पोजेसिव द क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट, वहाँ पे आप भाई चैलेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए वैन ए जस्टिफिएबल डाउट एज टू इंडिपेंडेंस अराइजेज, तो वो आपका क्लोज ए में दे दिया। वैन ए जस्टिफिएबल डाउट एज इम्पार्शियलिटी अराइजेज, वो आपका दे दिया, वो भी आपका क्लोज ए में दे दिया। फिर आपका ये पर करके देखोगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, वैन ही पोजेसिव द क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट दे दी। वैन ही डज नॉट दे दिया ना, तो डज नॉट वाला अगर देता तो वो सही हो जाता, लेकिन इसने डज नॉट नहीं दिया। फैमिली लॉ के क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिली लॉ के सारे क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन थे, डुएबल क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर से आए थे। फैमिली लॉ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मुस्लिम लॉ तो इतना डिटेल में पढ़ाया था कि बच्चे कह रहे थे कि मतलब सर मजे आ गए। मुस्लिम लॉ मैंने बहुत अच्छे से बताया था। मुस्लिम लॉ में मैंने आपको डाइवोर्स के बारे में अच्छे से बताया था, मैरिज के रिगार्डिंग बताया था, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग बताया था, किस तरीके से डाइवोर्स दिया जाता है, सारे डिवोर्स की बताए थे, तलाक बिद्दत हसन बिद्दत वगैरह सारे हैं, तलाक तहफीज़, तलाक मुद्दत, ठीक है, इबादत क्या वो क्या कहते हैं, इद्दत पीरियड क्या होता है, महर क्या होता है, वो सारा मैंने बताया था। तलाक तफीज़ बताया था, ठीक है, मुट्टा मैरिज बताया था क्या होता है, पूरा मैंने बहुत अच्छे से बताया था। बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया था फैमिली लॉ का। वो आप बच्चे UGC नेट में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि UGC नेट का भी 14 तारीख को पेपर है, तो अगर कोई बंदा देख रहा है तो वो UGC नेट में यूज़ कर सकता है। फैमिली लॉ के भी 8-10 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। When may two persons to be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1955? तो भाई ये क्वेश्चन A B वालों ने गलत दे रखा है, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। सेक्शन 3C आप देखिए, सेक्शन 3C में दिया हुआ है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड का मतलब ये होता है व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन असिस्टेंट बट बाय ए डिफरेंट वाइफ। तो एक ये क्वेश्चन बता रहा था फैमिली लॉ में जो गलत दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक ये है, Which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the। तो कंडीशंस की बात करेंगे तो इंडेक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर इंडेक्स आपको पता है, सेक्शन 5 में कंडीशंस के बारे में बता रखा है, कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज। तो उसके अंदर ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। तो उसके अंदर एक कंडीशन ये है, जो आप लास्ट की 4 वाली देखोगे, 5th से ऊपर वाली देखो, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। जैसे अगर पार्टीज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगी तो वो मैरिज आपकी वॉइड हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी में, द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। भाई ये थोड़ी ना हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बी अपना सही आंसर होना चाहिए, और इनका आंसर शायद और ही कुछ दे रखा है। मैंने कीवर्ड में मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इन्होंने क्या दे रखा है, लेकिन वो गलत है। तो एक ये क्वेश्चन आपका फैमिली लॉ का गलत दे रखा है। तो ये सबको बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। इसका आंसर जो राइट आंसर है वो बी आएगा कि द पार्टी शुड नॉट बी विद इन दी
शुड बी विद इन दी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप, क्योंकि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड, कौन सी जो कंडीशन है कंसिडर नहीं करी जाएगी, तो वो बी वाली है जो कंसिडर नहीं करी जाएगी। सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो भाई सेक्शन 31 आप देखोगे तो बच्चों ने केवल ओनली 3 इसका आंसर किया, ऑप्शन डी किया कि भाई ये ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बताता है। ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों डिटेल में अगर हम इसको देखें तो आपने देखा होगा कि सेक्शन 10 जो आपका जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, उसके अंदर सेकंड लाइन पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा ही पढ़ लेते हैं चलो। आइदर पार्टी टू ए मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे रिप्रेजेंट ए पेटिशन, ठीक है, मे प्रेजेंट ए पेटिशन पेयरिंग फॉर ए डिग्री फॉर ए जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, एनी ऑफ द ग्राउंड्स, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी आप पेटिशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और आप आरसीआर के लिए भी करते हो, रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स के लिए भी करते हो, लेकिन उसके अंदर वो ग्राउंड्स वहाँ पे दिए नहीं रखे कि 13(1) वाले होने चाहिए। यहाँ पे जो दे रखा है साफ साफ लिखा हुआ है petition praying for the degree of judicial separation on any of the grounds specified in the subsection 1 of the section 13। तो ये इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन भी हो जाएगा कि भाई सेकंड और थर्ड पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, ग्राउंड फॉर डिवोर्स के बारे में बताता है सेक्शन 13(1), ठीक है। 13(1) आपको पता ही है डिवोर्स के रिगार्डिंग ये वाले ग्राउंड्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाटिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? भाई ये मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन था, मैंने बताया था मैरिज के रिगार्डिंग। जो आपकी वैलिड मैरिज होती है उसे हम शाही कहते हैं, वॉइड मैरिज होती है उसे हम बाटिल कहते हैं, इरेगुलर मैरिज होती है उसे हम फसीद कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था तो अब पता कर लो। What is the contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her? तो डेलीगेशन के रिगार्डिंग मैंने बताया था जो है तलाक ए तफीज माना जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आया था। ए हिंदू बॉय एंड ए हिंदू गर्ल में बी मैरिड अंडर दी फॉलोइंग लॉ। तो इसके अंदर आप देखोगे कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो करता ही है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जैसे बताया है कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में आप कि भाई अगर अलग अलग रिलीजन के लोग शादी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रिलीजन वाले कर सकते हैं तो हिंदू वाले भी तो कर सकते हैं ना, वो तो उसका सबसेट है ना, वो तो कर ही सकते हैं। तो सेक्शन 4 इस बारे में कह रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट में एनी पर्सन वहाँ पे यूज किया गया है, सेक्शन 4 को आप डिटेल में पढ़ोगे, उस वजह से इसका ऑप्शन बोथ 1 and 2 है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो कर ही सकते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर भी कर सकते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द पर्सनल प्रॉपर्टी मेड अवेलेबल फॉर टू ए चाइल्ड एज वेल। भाई ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया ना तो भाई बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगी आपसे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही मैंने वीडियो में 3 से 4 बार कराया है, सेक्शन 6 कोपासनरी राइट्स टू डॉटर्स के रिगार्डिंग कि भाई आपको 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद दे दिया गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का ये क्वेश्शन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर एक बच्चे ने किया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बेरेक्ट में भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। What should be the age difference between the adopted father and his adopted daughter for his valid adoption? ये क्वेश्चन भी 3-4 बार आया था भाई, यकीन मानो तुम देख लो यार वीडियो जाके, ठीक है, आया था, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन आपका 11 क्लोज 3 से आया था। 21 साल 21 साल 21 साल कंडीशन चाहिए होती, सेम एज ए मदर को चाहिए होती, सेम एज ए फादर को चाहिए होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन बड़े आसान थे, एक क्वेश्चन फिर ही मान सकते हैं कि नहीं था डुएबल, लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस के साथ करते तो शायद कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसिडर एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया? सबको पता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के था, अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन के है भाई। अगर आपका केस सालों साल चल रहा है, अभी 25-30 साल से चल रहा है, तो वो एक प्रकार का आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको एक राइट देता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस के बारे में, फ्री स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस के बारे में। इसके अंदर सारा ये केस ही इसी के रिगार्डिंग था कि भाई केस काफ़ी लंबा चल रहा था। Who among the following is considered as the father of PIL in India? मुझवानी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, जस्टिस पीएन भगवती, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आया था, मैंने कराया था। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ए PIL कैन नॉट बी फाइल्ड? आपको पता है कि PIL हमेशा आपको जो पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे होता है वहीं पे आप फाइल कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे अगर एक प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट आप कर रहे हो तो वहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, तो PIL इज नॉट ए प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL इज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्रीवियस ईयर में मैंने कराया था। In the light of the guidelines issued by the Supreme Court of India on which of the following issue a PIL cannot be entertained by the court? ठीक है, तो भाई किस में PIL का एंटरटेन नहीं होता है? ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, कह सकते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन जिन बच्चों को पता होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले ऐसे क्वेश्चन, आप पता है करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना साथ के साथ, जैसे लिव लो हो गया आपका, बार एंड बेंच हो गया, ऐप हो गई, ये
अगर इनमें आप टच में हो तो इनमें आप देखते होगे कि जजमेंट्स वगैरह आती हैं तो वो यूज करते हैं कि भाई इस वाली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज किया गया है। एक पीडीएफ है 3 पेज की, वो आप डाउनलोड कर लेना। गूगल पे बस ये लिख देना सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग पीआईएल। उसके बाद आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्रंट जो पेज है वो यही लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंपाइलेशन ऑफ द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय दी एंटरटेनिंग लेटर्स पेटिशन एंड रिसीव। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे पीआईएल हम एंटरटेन करेंगे और वहाँ पे उनके अलावा मुद्दों पे हम नहीं करेंगे। इसके अंदर आप देखोगे ऐसे 12-13 मुद्दे दे रखे हैं, पीडीएफ में देखोगे 3 पेज की पीडीएफ है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा एक बार डाउनलोड करके अलग से कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो आपको काम आएगा। क्योंकि पीआईएल में अगर आप बिना किसी आपका मुद्दा लिए और फिर अगर आप पहुंच गए और वो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ऐसे मैटर हमने साफ साफ दिए हुए हैं, हम करेंगे नहीं एंटरटेन, तो फिर आप पे फाइन लगाता है सुप्रीम कोर्ट, बड़ी भारी भरकम फाइन लगाता है। जैसे न्यूज़ में आपने सुना होगा कि आज एक वकील पे 2.5 लाख लगा दिया, आज एक वकील पे 50,000 लगा दिया, और आपकी बेइज्जती होती वो अलग। तो मैं तो कहूँगा इसको आप पोज करके एक बार आराम से पढ़ लेना कि भाई कल को आप ना जाके पहुंच जाओ मुंह उठा के कि सर मैं पीएल फाइल करने आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बेइज्जती ना हो इसलिए पढ़ लेना। इसके अंदर क्लोज फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पेटिशन फॉर द प्री मेच्योर रिलीज पैरोल एक्सेट्रा आर नॉट द मैटर्स वी डिजर्व टू बी ट्रीटेड एज पेटिशन अंडर आर्टिकल 32। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन आए थे तो 1-2 क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत आई है, थोड़ा सा माइल्ड कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। In which of the following landmark case it was the held the principle of natural justice were applicable not only to the judicial and quasi-judicial। अब देखिए जो लास्ट की 2 लाइन है ना, जुडिशियल एंड quasi-judicial फंक्शन है बट आल्सो टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मैंने ये आपको नोट्स में बिल्कुल लिख के भी दिया था कि भाई ये जब लाइन आ जाएगी तो इसका केवल एक ही केस बनेगा, एक के करियप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट ऑफिसर वाला केस था, रिक्रूटमेंट चल रही थी और वो बंदा फॉरेस्ट ऑफिसर ऑलरेडी था, तो प्रमोशन के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो वो खुद जज बन गया था। और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रूल क्या कहता है, नो वन इज शुड बी ए जज इन हिज ओन केस, ठीक है। तो वो एक वोलेशन है पीएनजी का ना, तो ये उसके रिगार्डिंग केस था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड कंप्रीहेंसिवली रिकंसिडर्ड एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, सब बच्चे नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। ये क्वेश्चन वैसे देखें तो अपन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, ट्राइब्यूनल्स जब अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें केस में क्या कहा गया था, एल चंद्रा वाले केस में यही कहा गया था कि भले ही आप ट्राइब्यूनल्स बना दो, लेकिन ट्राइब्यूनल्स बनने के बाद हाई कोर्ट की पावर नहीं छीन सकते। हाई कोर्ट हमेशा उससे सुपीरियर रहेगा, ट्राइब्यूनल्स उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका सुपरसिडरी है, ठीक है, ये नहीं कि आप उसको सुपरसीड कर जाओगे। Who among the following defined administrative law as the law relating to the control of the governmental power? तो ये भाई किसने बोला था, आपको पता है तो आप मार कर दोगे, वरना बेयर एक्ट में आपको ये नहीं मिलेगा आंसर। जिनको पता है वो पता है, वेड इसका आंसर है। ये नया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते थे, मतलब तुक्का मार सकते थे, बाकी ये क्वेश्चन सब बच्चों ने नहीं किया होगा। प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे, सारे प्रीवियस ईयर से आए थे। What penalty is prescribed for persons illegally practicing in a courts under the Advocate Act? कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यहाँ पे पेनल्टी की बात कर रहा है, पेनल्टी इलीगली प्रैक्टिसिंग कीवर्ड है यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा इंडेक्स में जाके तो आपको निगाह गई यार ये तो 45 में कहा गया है। 45 में आपने खोला तो उसके अंदर देखा 45 की लास्ट लाइन देखोगे कि शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू द 6 मंथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसानी से आप ढूंढ सकते थे, और कोई बड़ा बेयर एक्ट भी इसका एडवोकेट एक्ट का नहीं है। Which provision of the Advocate Act 1961 passed the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette? भाई ये जो ये वाली लाइन है ना, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, ये मैंने अपना लिखा था साफ में, डॉटेड करके नोट्स बना के लिखा था। जब भी ये लाइन आ जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, सेक्शन 49 में रूल बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत ही रूल बनाए जाते हैं। 49(1)(c) भी बताया था मैंने, पर्टिकुलर सेक्शन का, सब सेक्शन का, और क्लोज भी बताई थी, ठीक है। तो ये आपका 49C चैप्टर 2 पार्ट 6 के अंडर आपका होता है बीसीआई रूल्स, उसके अंदर ये बनाता है पूरा, जितने भी रूल्स होते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स वगैरह वो होता है। तो ये आप देखोगे द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय एडवोकेट्स, सेक्शन 49 क्लॉज C में ये बात कही गई है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अंदर आप देखोगे कि रूल्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बीसीआई रूल्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ड्यूटीज टुवर्ड्स कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, ठीक है, ड्यूटीज टुवर्ड अपोनेंट, ड्यूटी टुवर्ड्स काउंसिल, ठीक है, क्लाइंट की और क्या क्या ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट वगैरह, ठीक है, ड्यूटी टुवर्ड्स अवर जूनियर्स वगैरह। तो ये पूरा अपन इसके अंदर पढ़ते हैं।
इसके अंदर लिखा हुआ है रूल्स अंडर सेक्शन 49(1) से ऑफ द एक्ट रीड विद द प्रोविजन देयर टू। तो यहीं से इसने क्वेश्चन पूछ लिया है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, कोई घबराने वाली बात थी नहीं, मैंने पूरा अच्छे से कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। तो वही रूल्स की बात होगी चैप्टर 2 पार्ट 6 में जो हम बता रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर 2 पार्ट 6 में उसके अंदर एक है ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स। ड्यूटी टुवर्ड कोर्ट के अंदर ये कहता है कि भाई एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही हिमसेल्फ, भाई नहीं कर सकता, कैन नॉट यहाँ पे आना था, ठीक है। तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट फर्स्ट ही है, बाकी के बी सी डी वो करेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे कि वो ड्यूटीज़ हैं सारी, भाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्या ड्यूटी है, भाई अच्छी ड्रेस में पहन के जाओ, प्रिस्क्राइब ड्रेस जो है, ये नहीं कि भाई कुछ भी आप पहन के आगे, कोर्ट की तौहीन है वो। और भाई श्योरिटी नहीं ले सकते आप क्लाइंट की, भाई मैं 100% भाई आपका केस जिता दूंगा, ठीक है। एन एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्यूज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाय इम्प्रॉपर मींस, ये भी आपका ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट था। तो ये पूरा आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, ये बेयर एक्ट में आपको नहीं मिला होगा। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका अगर प्रिंट आउट लेके गए थे, रूल्स का प्रिंट आउट, जैसे मैंने बताया था कि भाई 3-4 पेजेस का है, तो आप अपना प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, क्योंकि इसका बेयर एक्ट नहीं आता है। तो इसके अंदर आप देखोगे रूल 9 जो है इसका ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट में, उसके अंदर बताया गया है एन एडवोकेट शुड नॉट एक्ट और प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पिक्यूलियरली इंटरेस्टेड, तो नोट यहाँ पे आएगा। Which of the following authority acts as a appellant authority against the order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भाई अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, अपील यहाँ पे कीवर्ड था, उसके अंदर आपने देखा इंडेक्स के अंदर, उसके बाद तुरंत आपने देखा कि भाई अपील के अंदर 2-3 बार में दे रखा है कि स्टेट बार काउंसिल के अंदर, अगर स्टेट बार काउंसिल का अगर ऑर्डर का आपको अपील करना है तो फिर आप बार काउंसिल में करते हो, और बार काउंसिल के ऑर्डर को अपील करना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। सेक्शन 38 इज द राइट आंसर। इन द 4th लाइन वी विल सी any person aggrieved by an order made by the disciplinary committee of the bar council of India under section 36-37 of the act, और ये पूरा दे रखा है, मैं 60 दिन के अंदर अंदर वो कर सकता है प्रीफर एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। कंपनी लॉ देख लेते हैं। कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, वो नहीं आया था प्रीवियस ईयर में, और ना ही आपको बेयर एक्ट में मिलेगा, और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया तो बेयर एक्ट में मिल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए 1% कंपनी विल मैंडेटरली गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, एनएलयू वाले बच्चों ने किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एमसीए की वेबसाइट से क्वेश्चन आया था। एमसीए की वेबसाइट आप खोलोगे तो वहाँ पे देखोगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 1% कंपनी के रिगार्डिंग, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है कि इज देयर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एंड 1% कंपनी टू मैंडेटरली गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो लिखा हुआ है इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सिस्ट, जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो या तो 50 लाख से ज़्यादा होगी, दूसरी कंडीशन है और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली, उसका जो टर्नओवर है उस टाइम से कि भाई उससे पहले के 3 साल कंजिक्यूटिवली 3 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे भी वो मैंडेटली कन्वर्ट हो जाएगी टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट में नहीं था, तुक्का मार के आप कर सकते थे तो वो अलग बात थी। वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1-2 बार आया था, मैंने कराया था कि भाई पब्लिक कंपनी में जहाँ पे डायरेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होने चाहिए, 1% कंपनी में तो 1 होता ही है, ठीक है। तो सेक्शन 149 में ये बात कही गई है, कंपनी टू हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कीवर्ड यहाँ पे डायरेक्टर था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर चैप्टर का नाम था, उसके अंदर सेक्शन 149 था। 149 में आपका सब सेक्शन 1 था, सब सेक्शन 1 की क्लोज थी ए, उसके अंदर हिसाब से लिखा होता मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1% कंपनी। ये क्लोज ए से ही आप देखोगे कि लगभग मोस्टली एग्जाम्स जितने भी एलएलएम के एग्जाम होते हैं तो हर बार कंपनी लॉ से अगर क्वेश्चन आया है तो अल्टरनेटिव ईयर में इसी क्लोज से क्वेश्चन आता है। कई बार पब्लिक का पूछ लेगा, कभी प्राइवेट का पूछ लेगा, कभी 1% का पूछ लेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट लॉ से सारे क्वेश्चन इजी थे, सारे प्रीवियस ईयर से आए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल। तो भाई प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल के रिगार्ड वेल्लोर सिटीजन वर्सेस वेलफेयर यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, ये केस भाई सबने पढ़ा होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट लॉ पढ़ा है तो ये केस सबसे पहले पढ़ाया जाता है प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल के लिए। इस केस में कुछ नहीं था, जो तमिलनाडु में एक वेल्लोर आपकी जगह है वहाँ पे इंडस्ट्रीज वाटर पोल्यूशन कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर था वो पोल्यूट हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। और एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ आपका पब्लिक ट्रस्ट का क्वेश्चन है, वो आपका देखो यहाँ पे आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडमार्क केस ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन एनवायरमेंट लॉ। 2-3 बार आया था प्रीवियस ईयर में, मैंने बताया था कि एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, ये कमलनाथ आपके मिनिस्टर थे, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली थी जो कि जो इन्वायरमेंट है उसके वो
जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट थी। तो वहाँ पे बताया गया था कि भाई आप तो एक मिनिस्टर हो, जनता के सेवक हो, तो आपसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप ही ऐसे काम करोगे तो आप जो जनता का ट्रस्ट है वो ब्रेक कर रहे हो। तो उसी से यहाँ से डॉक्ट्रिन निकल के आई, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट के दोनों क्वेश्चन बच्चों ने कर दिए होंगे क्योंकि ये वीडियो में से आए थे। साइबर लॉ के भी दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, प्रीवियस ईयर से आए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज स्ट्रक डाउन। तो भाई कौन से केस में 66A जो सेक्शन था आईटी एक्ट का उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था? ये क्वेश्चन मुझे वाने सबको याद होगा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे हम आर्टिकल 19(1)(a जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है वो भी पढ़ते हैं, और ये हम आईटी एक्ट में पढ़ते हैं, साइबर लॉ में पढ़ते हैं। सेक्शन 66A स्ट्रक डाउन के बारे में जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे साइबर लॉ में बात करते हैं। In which of the following case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the Information Technology Act 2000। भाई ये क्वेश्चन आप देखोगे कैसे इंडेक्स में, देखिए इसको देखने का है वर्ड एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूशन वर्ड अगर किसी बच्चे ने इंडेक्स पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि एट्रीब्यूशन नाम से एक वर्ड था, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, सेक्शन 11 था। सेक्शन 11 में वो आया, उसने देखा एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उसके अंदर देखोगे एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। कहाँ कर सकता है? इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। हाँ भाई कर सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। इफ बाय ए पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट बिहाफ ओरिजिनेटर, भाई जहाँ पे वो अथोराइज्ड पर्सन जो उसकी अथॉरिटी है वहाँ पे वो कर सकता है। या फिर सी कह रहा है बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय और बिहाफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली भी कर सकता है। तो शुरू के 3 A B C वही आपके यहाँ पे क्लोज में पूछ रखे थे। डी वाला नहीं कर सकता, अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं कर सकता, केवल ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जिसकी हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, ईद का चांद, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। वाह भाई वाह, AIB जी मान गए। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन खतरनाक दे दिए जो आज तक कभी नहीं आए, बहुत ही भयंकर वाले दे दिए, और 1 क्वेश्चन दिया जानकारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से, वो तुमने गलत दे दिया, उसका आंसर गलत दे रखा है। तो भाई इसके लिए तो AIB वालों के लिए ताली बजा सकते हो आप। ठीक है, कोई मतलब अच्छी बात करी इन्होंने कि 4 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक दे दिए कि बच्चों को मिल ही नहीं पाएंगे, और 1 क्वेश्चन का दिया तो उसका आंसर की में आंसर गलत दे दिया। थोड़ी सी इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं जब ये करवा रहा था लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, तो मैंने फील किया यार मैटरनिटी बेनिफिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अब तक इस साल में, मतलब कभी भी अब तक AIB एग्जाम में मैटरनिटी बेनिफिट से क्वेश्चन नहीं आया। पता नहीं क्यों। जब मैंने इसका थंबनेल बनाया वीडियो का, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये थंबनेल है, मेरा वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में तो ये उसकी थंबनेल थी। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी की फोटो लगाई थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंटेंशंस आ रही थी कि भाई शायद इस बार AIB एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है यार, मैटरनिटी से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। क्योंकि मैंने आपको जब तैयारी कराई थी तो मैंने बताया था कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट आपका, और एक आपका फैक्ट्रीज एक्ट, इनमें से ही आपके 80 to 85% क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, ट्रेड यूनियन एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा, और मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट से आज तक जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऐसा एक्ट है जो आपको बेयर एक्ट में साथ में नहीं मिला होगा, क्योंकि जो आपको बेयर एक्ट लेके गए थे उसके अंदर ऑलरेडी 8 से 10 बेयर एक्ट थे। स्टैंडिंग ऑर्डर था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, ट्रेड यूनियन था, फैक्ट्रीज था, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन था, तो मैटरनिटी बेनिफिट उसमें था ही नहीं। तो अगर आपके पास होता तो शायद आप देख पाते। तो ये 2 क्वेश्चन लगभग हर एक बच्चे से छूट गए होंगे अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो इसके लिए थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई कुछ टॉपिक नए टॉपिक ऐड होते रहते हैं 2-3 हर बार। इसीलिए मैंने, एक बच्चे ने कमेंट किया था मुझे याद है कि सर मैंने AIB 16 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैंने उसको ये बोला था कि भाई तू AIB 17 के भी कर, क्योंकि AIB 17 में कुछ नए क्वेश्चन आए थे। तो इसीलिए अगली बार कोई बच्चा तैयारी करेगा तो उसको हमेशा लेटेस्ट एग्जाम के देख के ही तैयारी करनी चाहिए। तो अब से हमारा मैटरनिटी बेनिफिट भी एक इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट बन गया। What is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? तो क्वेश्चन देख लेते हैं आया कहाँ से। क्वेश्चन देखिए, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ही नाम है इसका। तो जब भी एक्ट के रिगार्ड, एक्ट का जो नाम है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसके अंदर वर्ड आ गया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पक्का 100% बता रहा हूँ मैं, पक्का आपको डेफिनेशन क्लोज में उसका मतलब बता रखा होगा। ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, मैटरनिटी बेनिफिट वर्ड है, मैटरनिटी बेनिफिट वर्ड पक्का आपको डेफिनेशन क्लोज में मिलेगा। डेफिनेशन क्लोज आपको देखिए, सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3H में दे रखा है। सेक्शन 3H देख लेते हैं। सेक्शन 3H में क्या कह रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब यही है जो हमने आपको सेक्शन 5 में
सब सेक्शन 1 में बता रखा है। ठीक है जी, हम खोल लेते हैं सेक्शन 5। हमने वहाँ पे खोला तो हमने देखा कि भाई जो इसका क्लोज 3 है उसके अंदर है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी फॉर 26 वीक्स ऑफ विच और नॉट मोर देन 8 वीक्स। तो जहाँ पे वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो 26 वीक्स देते हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा बार, प्रोविजो आप पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम पीरियड एंटाइटल टू द मैटरनिटी बेनिफिट बाय वुमेन हैविंग टू और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जब उसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो वहाँ पे उसको केवल 12 हफ्ते की अब लीव मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ने कम टाइम इसलिए किया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अगर यहाँ पे भी उसको 26 वीक देने लग गए तो भाई वो तो फिर बच्चे करते ही जाएगी ना, करते ही जाएगी। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा बर्डन दिया गया है कि भाई शुरुआत में हम आपके साथ हैं लेकिन बाद में आप इस चीज़ को बाहर करो, हम दो हमारे दो पॉलिसी अपनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पूछा था तो 26 वीक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर वट ड्यूरेशन इज ए वुमन एंटाइटल्ड टू लिव विद वेजेस फॉर ट्यूबिक्टोमी ऑपरेशन एज पर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। कीवर्ड यहाँ पे क्या है? कीवर्ड यहाँ पे आपका ट्यूबिक टोमी ऑपरेशन है। तो ये हम देखेंगे, ये हमने देखा कि भाई इंडेक्स में हमने देखा ट्यूबिक टोमी ऑपरेशन सेक्शन 9 है इस बारे में कहता है। 9A में हम आए तो हमने आखिरी की जो लाइन देखी, शुरुआत की जो है 3rd लाइन में फर्स्ट, पीरियड ऑफ 2 वीक्स इन ए केस ऑफ ए ट्यूबिक टोमी ऑपरेशन ए वुमेन शैल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ही एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ ट्यूबिक टोमी ऑपरेशन। तो यहाँ से 2 वीक्स का आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the। भाई ये देखो कीवर्ड यहाँ पे कैंटीन है। कैंटीन जैसे ही आपने इंडेक्स में देखा, कैंटीन आपको सेक्शन 46 में कहा गया। सेक्शन 46 में जैसे ही आप आए पहली लाइन में शुरू की 2 लाइन में आपको मिल गया द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग requiring that in any specified factory wherein more than 250 workers are ordinary employed। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन तो भाई नहीं मिल पाए ना बच्चों को, कैसे करेंगे? ये 4th क्वेश्चन उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पूछा तो भाई इसका आंसर गलत दे दिया उन्होंने, इसका आंसर डी दे रखा है, डी गलत दे रखा है। भाई आपका सेक्शन 2S में वर्कमैन को डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2S आप देखोगे जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो 1 फर्स्ट क्लोज है उसमें देखो बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। ठीक है, तो उसके अंदर आपका एक तो एयरफोर्स है, आपका आर्मी है, नेवी वाले पर्सन है, एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विसेज या फिर जेल में हैं वो नहीं होंगे वर्कमैन, या फिर एम्प्लॉयड में मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वो भी नहीं होंगे, और एक कौन नहीं होंगे, हु बीइंग एम्प्लॉयड इन ए सुपरविजरी कैपेसिटी ड्रास वेज एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ज़्यादा वाले हैं वो भी नहीं होंगे। तो इसने 12 क्यों ले दिया भाई? ठीक है, तो इसका आपका देखोगे, वैसे देखो यहाँ पे ले सकता है यार 12, क्योंकि इसने बोला है एक्सीडिंग बोला है ना, एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, और इसने ऑप्शन दिया है वो खाली 10,000 का दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है भाई इसको उसने सोच के अगर डी बोल दिया है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट है कि सी यहाँ पे उसको देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सीडिंग वर्ड यूज किया गया है तो यानी 10,000 एक माना जाएगा, 10,000 नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लो आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई इन्होंने अब मुझे लग रहा है हाँ डी दिया है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा भी एक्सीडिंग वर्ड मैंने अभी थोड़ा सा ध्यान किया, पहले मैंने भी 10,000 देख लिया था, तो एक्सीडिंग यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया तो भाई पक्का यहाँ पे 10,000 एक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क कर लेना, डी जो उन्होंने दिया है वो सही है, एक्सीडिंग वर्ड की वजह से यहाँ पे डी आ जाएगा, तो डी यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे AIB वालों गलती नहीं है, अपने थोड़ा सा पढ़ने में स्प्रिंट कर दें, यहाँ पे एक्सीडिंग वर्ड था इसलिए, तो ये आप देख लेना। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सारे इजीली क्वेश्चन थे, डुएबल क्वेश्चन थे। हु हैज डिफाइंड टॉर्ट एज टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये किसने बोला था, किसने डिफाइन किया था टॉर्ट को? इस बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाइए। विनफील्ड ने कहा था ये बात, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा या UGC नेट में मिलेगा पक्का। ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिस। भाई ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आया था, मैंने बताया था। इस केस में क्या था, एक पर्सन के स्कूल, जिसको ऑलरेडी एक बार स्कूल था, कोई नया पर्सन आता है मार्केट में, उसके स्कूल के सामने स्कूल खोल लेता है। अब इसके स्कूल के बच्चे उस स्कूल में जाने लग जाते हैं, ये लगा देता है कि भाई मेरे को लॉस हुआ है, मेरे को इंजरी पहुंची है, तो नहीं, यहाँ पे उसको डैमेजेस भले हुए हैं लेकिन इंजरी नहीं हुई है, वोलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है, यहाँ पे इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है। डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस, साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डैमनम साइन इंजूरिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिलेट्स टू द नो फॉल्ट लाइबिलिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ में करने वाला क्वेश्चन था। गिने चुने आपके पास 4 सेक्शन दे रखे थे, ज़्यादा आगे बढ़ना भी नहीं था, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता। सेक्शन 140 में इस बारे में बताया गया, नो फॉल्ट में हाईलाइट मैंने कर दिया। हाउ मैनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर राइट में बात कर रहा है, मैंने बताया था डेफिनेशन क्लोज में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन क्लोज में जिस बच्चे ने देखा कंज्यूमर राइट आपका सेक्शन 2 क्लोज 9 में दे रखा है। जैसे ही 2 क्लोज 9 में आया तो उसके अंदर देखोगे ये 6 प्रकार के कंज्यूमर राइट दिए हुए हैं, आपको पोज करके आप पढ़ सकते हो। वही हमसे पूछ रहा था कि कितने नंबर होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। Which of the following body constituted under the Consumer Protection Act 2019 is authorized to render advice on promotion and protection of consumer right under the एक्ट। तो ये आपको पता होगा भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये तो आपको बेरेक्ट खोलने की भी जरूरत नहीं थी ना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो आपका सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल है वो बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्सेशन लॉ सारे इजिली क्वेश्चन थे, सारे डुएबल क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर से आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लेविड। देखिए ये क्वेश्चन की कहानी बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कराया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको टैक्स में भी कराया था। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कराता था तो बोलता था टैक्स में आएगा, टैक्स में कराता था तो बोलता था कॉन्स्टिट्यूशन में कराया था, ताकि बच्चों को याद रह जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 265 हो जाएगा, जो आर्टिकल बताता है कि भाई आपको एक जो लॉ प्रोवाइड कर रहा है आप उसी के अंतर्गत ही टैक्स ले पाओगे। Which of the following would be the first previous year in the case of business or profession newly set up on 31st March 2020 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 कंसेप्ट पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में, और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आपको जो आपका सेक्शन 2 है उसके अंदर था। प्रीवियस ईयर मैंने अच्छे से बताया था। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करना था, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो आपका 31 मार्च तक जाता है, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर हम किसे बोलते हैं, एक ईयर प्रिसाइडिंग असेसमेंट ईयर, उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कंपनी बेचारे ने बिजनेस सेटअप 31 मार्च 2020 को किया है, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा कि भाई उसका वहाँ से प्रीवियस ईयर 2019 में शुरू हो जाए। भाई इसका तो असेसमेंट ईयर ही 1 अप्रैल से शुरू होगा ना, तो कहाँ से होगा, ठीक है। फिर अपन सी ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड विल एंड ऑन। तो भाई ये कैसे हो जाएगा, ये तो उसका असेसमेंट ईयर है ना, अपन को प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। ऐसे ही आपका स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020, भाई कैसे हो जाएगा, 31 मार्च को तो वो आया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च एंड विल एंड ऑन 31 मार्च, कि भाई बिल्कुल वो चालाक बंदा है, आखिरी के डेट में वो फॉर्म भरता है, ठीक है बिल्कुल लास्ट में, कि मेरे को सबसे दूर सेंटर मिल जाए। As per the Income Tax Act 1961, a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of following। प्रीवियस ईयर में आया था, साफ साफ मैंने कराया था, 182 डेज इसका आंसर है, मुझे अप्रोप्रिएट याद है। मैंने बोला था आपको सेक्शन 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेजिडेंसी के रिगार्डिंग। स्क्रीन पे आप देख सकते हो 182 डेज के इसके अंदर बता रखा है। इनकम इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आप देखोगे कि भाई ये आपका सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लोज, उसका क्लोज 24 में बताया। ये भी प्रीवियस ईयर मैंने कराया था, और मैंने ये भी बोला था कि इसके अंदर 12-13 क्लोजेज हैं, आराम से पढ़ लेना। इनकम टैक्स में इनकम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप बिना बात का डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले इनकम टैक्स में पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को हम इनकम मानते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट TPNIA, इसके अंदर 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इजिली क्वेश्चन थे, डुएबल क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रॉड अंडर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए फ्रॉड यहाँ पे कीवर्ड है। मैंने आपको कराया था तो मैंने बताया था कि कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। फ्री कंसेंट के अंदर फ्रॉड होता है, कोर्शन होता है, अंडू इन्फ्लुएंस होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने बोले थे ये सारे सेक्शन कर लेना, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारे मैंने लिखे थे, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। उसी से क्वेश्चन आ गया। जो फ्रॉड था वो सेक्शन 17 में मेंशन था। आप सेक्शन 17 आपने खोला, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखो आप, इसके अंदर लिखा हुआ है मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए इज नॉट ए फ्रॉड। वही इसने पूछ लिया कि मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी वांट टू स्पीक, ये फ्रॉड नहीं होता। और कौन कौन से फ्रॉड होते हैं वो आप देखिए। ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये आप देखोगे तो सारे अंदर दिए हुए। क्लोज 3 में दे रखा है प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन परफॉर्मिंग इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपको सेक्शन पता था तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया था। Which of the following statement is correct if A intending to deceive, B falsely represent, and 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory।
ये इलस्ट्रेशन है, कीवर्ड यहाँ पे आपके यही है, डिसीव करना, फाल्सली रिप्रेजेंट करना यानी मिस रिप्रेजेंट करना। तो यही मैंने आपको बताया था कि सेक्शन आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने थे। तो ये आपने देखा होगा कि फाल्सली रिप्रेजेंट के रिगार्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 18 और 19 अगर आपने पढ़ा है तो 19 का इलस्ट्रेशन ए पका पकाया आपके सामने आंसर था। तो यही पूछ रहा है, जो आखिरी की लाइन है, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फास्टली रिप्रेजेंट द 500 मोड्स ऑफ इंडिगो आर मेड annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। A stipulation in a bond for payment of a compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डुएबल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आप अपना बेरेक्ट खोलिए, सारे सेक्शन मैच करते जाइए। 74 में इस बारे में बात कही गई है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, फर्स्ट हाफ में वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63A टीपीए। टीपीए का क्वेश्चन है, 63A खोलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ वाला क्वेश्चन था। 63 में आप सीधे डायरेक्ट आ जाइए, उसके अंदर आप देखोगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है 9% के बारे में ये बात करता है। Which of the following is the time limit given under the section 17? सेक्शन 17 सीधा खोलिए, डुएबल क्वेश्चन था, फर्स्ट हाफ वाला क्वेश्चन था। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए कि ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इसका आंसर है। इसका ऑप्शन सी हो सकता था, तब हो सकता था क्योंकि ए के अंदर यहाँ पे द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर की बात कर रहा है, और इसने जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर दिया है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी की बात करी है। तो बस केवल एक वर्ड की वजह से अपना आंसर यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी इस बार एआईबी ने काफ़ी अच्छा चालाकी खेली है। बच्चों ने जल्दी जल्दी देखा होगा कि हाँ भाई द लाइफ ऑफ ट्रांसफर द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम डेट, हाँ भाई सी ऑप्शन कर दो, 2 ऑप्शन मैच हो गए, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसफरर है, ट्रांसफररी है, दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर करी है, तो ये आपको ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एनआई का मैंने वीडियो कराया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे, उसने बोला था सर पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं करा रखा, आप करा दो, मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे सेक्शन 13 में इंडेक्स से आप देखोगे सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंडेक्स के अंदर। सेक्शन 13 में आप आओ, उसके हिसाब से लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मीन्स प्रोविजनरी नोट होता है, उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है, 3 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसने हुंडी पूछ लिया, हिंडी नहीं होता भाई इसमें भी, हटाओ इसको यहाँ से। In the light of the Negotiable Instrument Act 1881, at what rate interest will be charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument? तो भाई कीवर्ड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट आप देखोगे तो चैप्टर 6 में बात कही है, चैप्टर 6 का आप देखोगे सेक्शन 80, सेक्शन 80 के अंदर आप देखोगे कि 18% पर एनम की बात यहाँ पे करी गई है। डुएबल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट के बारे में यहाँ बात कर रहा है, पूरा इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंडेक्स में जाकर हमें यही वर्ड देखना था कि इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा चैप्टर है। चैप्टर अपन को फटाफट मिल गया, फिर अपन को सेक्शन मिल गया कि भाई इंटरेस्ट वह नो रेट्स पार्टिसिपेट, तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट लेगा जहाँ पे हमने कोई रेट पहले से फिक्स नहीं किया। इससे ऊपर वाला सेक्शन देखोगे तो 79 में वो वाला सेक्शन है जहाँ पे हमने पहले से रेट फिक्स कर दिए, जहाँ पे फिक्स नहीं किए तो वहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट 18% पर एनम मानते हो। लैंड एक्विजिशन लो के देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन इफ नो अवार्ड इज मेड द एंटायर प्रोसीडिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ सेल लैब्स एज पर द राइट ऑफ द, ये 2013 वाला एक्ट था, इसके अंदर 1984 के भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने आपको बताया था कि अब 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं, जो लेटेस्ट एक्ट है 2013 उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो कीवर्ड है वो यही है, अवार्ड के रिगार्डिंग की बात करी गई है, पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड की बात करी गई। इंडेक्स आपने पढ़ा था तो आपको पता है कि भाई अवार्ड के रिगार्डिंग, पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड के रिगार्डिंग की बात करी गई है। मुझे उसके अंदर देखना है टाइम पीरियड का देखना है, तो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग आप देखोगे सेक्शन 25 एक सेक्शन है, पीरियड विद इन विच एन अवार्ड शैल मेड। ऐसे कीवर्ड जोड़ जोड़ के आपने एक सेक्शन देखा कि हाँ भाई सेक्शन 25 फिट बैठ रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25 आप गए, आपने डिटेल में देखा तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कलेक्टर शैल मेक एन अवार्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन। 12 मंथ्स पूछ रहा था, ऑप्शन बी यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ जाएं। What is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कराया था, वहाँ पे यहाँ पे पब्लिक कंपनीज था, उसके अंदर 70% चाहिए थी, यहाँ पे 80% चाहिए। प्राइवेट कंपनीज अगर आ रही होती है वहाँ पे, तो जिन फैमिलीज की हम जमीन ले रहे हैं तो पहले हमें उनसे कंसेंट लेनी होती है, तो मिनिमम 80% फैमिली कंसेंट देंगी तभी वो फिर प्राइवेट कंपनी को जमीन दी जाती है। ये सेक्शन 2 में है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट बताता है सेक्शन 2, उसके अंदर आप देखोगे सब सेक्शन 2 के अंदर
तो जो मैंने हाईलाइट किया उसके अंदर देखो, द प्राइवेट कंपनीज द प्रायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ दोज अफेक्टेड फैमिलीज एज डिफाइंड इन, ये पूरा बता रखा है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स में द प्रायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 70% चाहिए होता है। तो ये पीपीपी ट्रिपल पी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहीं से निकल के क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अलग से क्वेश्चन आया नहीं था, तो लैंड के भी आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे, लैंड एक्विजिशन लॉ के भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्वेश्चन देख लेते हैं। Imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? देखिए पेटेंट का मैंने बताया था, ये प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि भाई पेटेंट में तो कोई इन्वेंशन होती है और उससे किसी को कुछ फ़ायदा होता है ना, किसी को मतलब अब भाई आपने लोगो बना लिया, आपके लोगो बनाने से किसको फ़ायदा हुआ, किसका जीवन उद्धार हो गया, पेटेंट तो नहीं हो सकता। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हमेशा जियोग्राफिकल की जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई साइट होती है, उसके रिगार्डिंग बात करी जाती है, ठीक है, ताकि उसकी जगह है, उसकी विशेषता, उसकी मतलब वैल्यू बढ़ सके उसकी प्रोडक्ट के द्वारा, वो हम वहाँ पे बात करते हैं। जैसे आपका नागपुर के आपके वो हो गए किनो, मतलब हम क्या कहते हैं उसको, आपका संतरा होगी, नागपुर की संतरा होगी, कितने मीठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होते, पश्मीना शाल हो गया आपका, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं ना। आपकी आसाम की चाय हो गई से ना, तो ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली चीज़ें हैं। रजिस्टर डिजाइन, आपका डिजाइन की अलग बात होती है, तो ये डिजाइन की बात नहीं कर रहा है, ये आपका एक लोगो की बात कर रहा है ना। इमेजिन आईपीएल टीम सेटअप कंपनी टू सेट इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ, तो ये एक ट्रेडमार्क की बात कर रहा है। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2ZB ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में कहा गया है कि मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स ऑफ सर्विसेज। भाई इसलिए बना रहे हैं हम, ताकि हमारी जो टीम है दूसरे से अलग दिख सके, हमारी जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं वो दूसरे से अलग आइडेंटिफाई हम कर सकें, इसलिए बंदा ट्रेडमार्क बनाता है। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर, तो ये भाई पेटेंट आपका एक्ट से 1970 से क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कीवर्ड ये है कि भाई आपको ये पता लगाना है ना कि भाई पहले पेटेंट ग्रांट करेगा, पेटेंट ग्रांट करने के बाद ही तो उसको ये दिया जाएगा कि हाँ भाई आप इतने साल के लिए रख सकते हो। तो अपना टारगेट ये था कि हमें कोई ऐसा चैप्टर ढूंढना था जहाँ पे ग्रांट ऑफ पेटेंट की बात करी हो गई हो। तो ग्रांट ऑफ पेटेंट की बात आपके चैप्टर 8 में करी गई है, ठीक है। एंड राइट्स कन्फर्म्ड देयर बाय, पहले उस चीज़ को आपको दिया गया है कि हाँ भाई हम आपको पेटेंट देते हैं, उसके बाद उसको टर्म ऑफ पेटेंट देते हैं, वो सेक्शन 53 में कही गई है। सेक्शन 53 आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आखिरी की लाइन पढ़ोगे, पूरा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट ग्रांटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पेटेंट 2002 एंड द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट विच हैज़ नॉट एक्सपायर्ड एंड हैज़ नॉट सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 20 ईयर्स यहाँ पे आंसर था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो कंक्लूजन यही है, आपके 3 क्वेश्चन ही गलत हैं। वो लेबर लॉ वाला ठीक है, एक्सीडिंग वर्ड शायद मिस हो गया था। एक्सीडिंग आपका 10,000 होना चाहिए, खाली 10,000 है तो वो एक्सीडिंग नहीं मानेगा। एक्सीडिंग का ऑप्शन उसने 12,000 दिया है, 10,000 से ऊपर वाला 12,000 ऑप्शन है, इसीलिए उसने ऑप्शन डी को राइट आंसर माना, जो कि एक सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। कई बच्चों ने 10,000 किया होगा, ठीक है, जल्दबाजी में। तो इसी के साथ ही आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन फैमिली लॉ के गलत हैं आपके, और 1 क्वेश्चन आपका सीआरपीसी का गलत है। तो आई होप सो कि वो जो अभी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की निकालेंगे उसमें वो करेक्ट कर दें, मार्क कर दें। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिलहाल आप जितने लोगों ने वीडियो देखा है, आप ऑब्जेक्शन जब वो लिंक ओपन करेंगे आप ऑब्जेक्ट कर देना, और लेबर वाला भी ऑब्जेक्ट कर देना, शायद क्या पता दे दें, क्योंकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते थे। एक्सीडिंग वर्ड उन्होंने किसी ऑप्शन में यूज नहीं किया है, मेरे अकॉर्डिंग शायद मिल भी सकता है, लेकिन भाई अगर बेयर एक्ट की डेफिनेशन से जाएँ तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर करवा दीजिए, हमने मतलब देखा नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे देखना था वो बता दिया, ठीक है, पेपर का लेवल क्या था वो बता दिया। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनको थोड़ा डाउट है कि भाई थोड़े बाउंड्री लाइन पे हैं कि भाई हमारे 44 43 बन रहे हैं, तो वो एक बार आपने क्रॉस वेरीफाई कर लो कि किसका अप्रोप्रिएट क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर 1-2 क्वेश्चन और चेंज होंगे तो वो हम देख लेंगे एक नया वीडियो बना के, ठीक है, किसी को दिक्कत वाली बात है नहीं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।